गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। दोस्तों, प्राइम फाउंडेशन इंग्लिश का अगला एपिसोड लाइव अटेंड कर रहे हैं आप मेरे साथ मेरे बच्चे। राइट एवरीबॉडी? तो एक बार कमेंट में आप मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सो गाइज, आज हम लोग एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब शुरुआत करें उससे पहले बता दें कि बच्चे ये प्राइम फाउंडेशन बैच है जिसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ फीस आप जरूर कंट्रीब्यूट कर दें अपनी इच्छा से। आप पढ़ लीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ऐसा हमने क्यों किया उसका पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के फिर क्लासेस को देखना शुरू करिए। आइए देखते हैं क्या स्पेशल है आज के सेशन में। देखो भाई, हमारा जो आज का टॉपिक है एडवर्ब, और आप इसके थोड़ा सा नाम पर गौर फरमाए तो ये मिलेगा एड प्लस वर्ब, अर्थात एक शब्द यहां से निकल के आया है जिसको हम पढ़ चुके हैं, दैट इज वर्ब। तो एडवर्ब जो टॉपिक है इसका कोई ना कोई तरीके से वर्ब से संबंध है, इसीलिए ये टॉपिक आपके एरर डिटेक्शन में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ना केवल एरर डिटेक्शन में बल्कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछा जाएगा, ये आपके क्लोज टेस्ट में भी पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा आपके फिल इन द ब्लैंक में भी। यानी ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे एडवर्ब बेस्ड क्वेश्चंस, एडवर्ब बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछेगा एग्जामिनर। एडवर्ब चैप्टर में हमें तीन चीजें पढ़ना होता है। सबसे पहला पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब क्या है वो पढ़ना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पढ़ना होता है दोस्तों आपके एडवर्ब चैप्टर में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस पढ़ने होते हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं यार, जैसे कि आपका फेयरली रेदर हो गया, जैसे कि आपका टू मच मच टू हो गया। ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं जहां पे कंपेयर कर करके भी हम पढ़ेंगे। और तीसरा होता है दोस्तों दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन को भी हम इसी में पढ़ते हैं, राइट। इन्वर्जन भी इसी में पढ़ा जाता है। जो चौथा एक पॉइंट आप और कह सकते हो कि एडवर्ब क्या है, व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, और इसकी पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन क्या होती है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एडवर्ब को। ठीक है, तैयार हैं आप सभी लोग? शुरू किया जाए। सो बाबू, सबसे पहले हमें जानना है एडवर्ब क्या है। एक रटी रटाई सी डेफिनेशन, इट इज अ क्वालिफायर क्वालिफाइज थ्री थिंग्स। यह एक क्वालिफायर है जो तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। खुद एडवर्ब होके किसी दूसरे एडवर्ब को सेंटेंस में क्वालिफाई करे, उसको भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। यानी एडवर्ब जो है वो तीन चीजों का क्वालिफायर है। एक वर्ब का क्वालिफायर है, दूसरा एडजेक्टिव का, और तीसरा किसी दूसरे एडवर्ब का। तो एडवर्ब तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर शुरुआती पॉइंट्स आप स्किप कर गए तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी डाउट, एक जरा बार भी डाउट हो ना, आप कमेंट कर देना तुरंत। मेरी नजर कमेंट पे भी है बीच बीच में, ठीक है। तो जरा भर भी डाउट हो कमेंट कर देना। बिना पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सो क्वेश्चंस बनाना है तो कंफ्यूजन दूर करना है, क्वेश्चंस बनाना है, एग्जाम क्रैक करना है तो टीचर्स से सवाल पूछने हैं। सवाल पूछने वाले बनने हैं आपको। शांत होकर कथा भागवत की तरह क्लास कभी मत अटेंड करिए। आपको डाउट हो तुरंत पूछिए, ठीक है। आप पूछिए बस। हम आपको या तो इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे या तो बोल देंगे कि थोड़ा सा ये टॉपिक कंप्लीट करके हम आगे रिप्लाई करेंगे। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक चल रहा है डाउट्स उसी से पूछना है। अब हम एडवर्ब पढ़ा रहे हैं तो प्रोनाउन का डाउट मत पूछिएगा। प्रोनाउन का डाउट प्रोनाउन में, एडवर्ब का डाउट एडवर्ब में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जब पूछने वाला बच्चा बहुत आगे जाता है तो पूछिए, अगर डाउट हो तो पूछिए, जबरदस्ती नहीं, डाउट है तो पूछिए। चलिए, सो यहां तक हो गया। सो ये किस तरीके से इन चीजों को क्वालिफाई करता है उसको समझने से पहले मैं आपको लेके चलना चाहूंगा हमारे एक टॉपिक जिस पर हम बात कर चुके हैं, दैट इज एडजेक्टिव्स। आपको याद होगा हमने एडजेक्टिव्स पर एक पॉइंट बताया था कि एडजेक्टिव क्वालिफायर होता है नाउन प्रोनाउन का, बताया था ना, यही बताया था ना कि जो एडजेक्टिव होता है ये क्वालिफायर होता है नाउन और प्रोनाउन का। तो क्वालिफायर होने का मतलब क्या है कि आपका एडजेक्टिव सेंटेंस में जब भी यूज होगा ये बताएगा नाउन या प्रोनाउन कैसा है। जैसे आपने कहा ये नाउन ऐसा है, ये नाउन वैसा है ना। जैसे नाउन में आपने कहा गर्ल, तो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। गर्ल कैसी है? बहुत ही इंटेलिजेंट है। गर्ल कैसी है? बहुत ही सिंसियर है। ये सिंसियर, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये सारे शब्द उस नाउन के लिए कुछ बता रहे हैं, ठीक। ठीक उसी प्रकार से यहां पे एडवर्ब इन तीनों के लिए कुछ ना कुछ बताएगा। जैसे वर्ब क्या होता है? कार्य। वर्ब क्या है बच्चों? कार्य है।
वर्ब क्या है दोस्तों? कार्य है। तो कार्य कैसा होगा, कार्य कैसा होगा ये बताएगा हमारा एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफायर है। ये क्वालिफायर कैसा होगा वो बताएगा एडवर्ब, और एडवर्ब एडवर्ब को भी बताएगा। तो हम इन तीनों के बारे में एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जांपल है ही वर्क्स हार्ड। पहचानो थोड़ा सा, ही आपका प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, और ये वर्क्स आपके इस सब्जेक्ट की वर्ब है। तो आपकी ये जो कार्य हो रहा है, अगर ये हार्ड इस वर्क के लिए हुआ तो एडवर्ब हो जाएगा, और ही के लिए हुआ तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या ही हार्ड है या ही के द्वारा किया जाने वाला कार हार्ड है? कौन सी चीज हार्ड है आप बताओ? इन दोनों में से कौन सी चीज हार्ड है? ही हार्ड है या उसके द्वारा किया जाने वाला कार हार्ड है? ऑब्वियसली ही हार्ड नहीं है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। तो मेहनत करना कठिन है उसका, ही कठिन नहीं है, उसकी मेहनत करना कठिन है। अर्थात एक वर्ब के लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ, तो वर्ब के लिए होने पर हमारा ये हार्ड यहां पे एडवर्ब है। आप ध्यान से सुनो, बहुत बार ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक ही वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल के हिसाब से कभी एडवर्ब होगा तो कभी एडजेक्टिव होगा। हम यही हार्ड की ही बात कर लें। अब ही वर्क्स हार्ड में वर्क एक वर्ब थी, इसलिए ये आपका एडवर्ब है। अगर यही आप लिख दें कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब अगर आप ये लिख दें और इस सेंटेंस में आप पूछें कि भैया ये हमारा हार्ड क्या है, तो आप इसमें देख लो बाबू, ये वर्ब है ना, इज आपकी वर्ब है ना, तो वर्ब से पहले जो लिखा होगा ये हिस्सा ये सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट की जगह पर जाहिर सी बात है ये वर्क आपका नाउन होगा। सब्जेक्ट में तो ये नाउन ही होगा ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो वर्क हमारा यहाँ पे नाउन हो गया। तो नाउन को हार्ड कर दिया, हार्ड वर्क यानी हार्ड नाउन हुआ है, इस जगह पर नाउन की होने पर यह हमारा एडजेक्टिव है। तो देखो दोनों सेंटेंस में हार्ड हार्ड लिखा हुआ है, लेकिन पहले वाले में हार्ड एडवर्ब है क्योंकि वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और दूसरे वाले में हार्ड एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वो नाउन के लिए आ रहा है और पहले वाले में वर्ब के लिए आ रहा है। तो ऐसे करके हमें चेक करना होता है कि किसके लिए आ रहा है, तभी आप उसकी सही पोजीशन दे पाएंगे, अदरवाइज पोजीशन गलत हो जाएगी और वहां पर एरर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि हार्ड जो शब्द है या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, सब लिखाऊंगा, आप ना घबराएं, पूरा बस ध्यान से देखें। पहला एग्जांपल समझ में आया, वर्ब का क्वालिफाई करने वाला हार्ड है। दूसरे में ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब ही वर्क्स हार्ड तक तो आप कर चुके हैं कि हार्ड यहां पर एडवर्ब है जो वर्क्स के लिए था, और वेरी किसके लिए है? वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। अच्छा, वेरी हार्ड यानी ये हार्ड को और एम्फेसाइज किया, तो ये एक एडवर्ब के लिए इस्तेमाल हुआ। एडवर्ब के लिए इस्तेमाल होने वाला खुद एडवर्ब होता है, इसलिए यहां पे वेरी शब्द एडवर्ब हो जाएगा। अब ये वेरी अगर किसी नाउन के लिए आ जाएगा तो गाइस एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां पर किसी वर्ब के लिए है, किसी एडवर्ब के लिए है, तो यहां पे ये खुद एडवर्ब हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, रेशमा इज वेरी इंटेलिजेंट। अब आप यहां पर ये वेरी इंटेलिजेंट के लिए है, और इंटेलिजेंट कौन है? रेशमा, जो कि एक नाउन है। तो यहां पर इंटेलिजेंट नाउन के लिए एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव के लिए ये वेरी हमारा एडवर्ब हुआ। तो ऐसे करके आप पहले पहचानो, आप ऐसे करके पहले पहचानो, तब जाके बात बनेगी। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आया बाबू? क्या समझ में आया? कि भैया एडवर्ब क्वालिफाई करता है तीन पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सीखना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है पोजीशन। आपको थोड़ा सा पोजीशन पर ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखें, जब इंटेलिजेंट के लिए वेरी शब्द इस्तेमाल हुआ, मतलब एक एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब इस्तेमाल हुआ, तो एडवर्ब उससे पहले लग के आया, आया ना? जब इंटेलिजेंट के लिए एडवर्ब इस्तेमाल हुआ तो एडवर्ब उसके पहले लग के आया। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब पहले लगता है, अर्थात एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब पहले लगता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों, हार्ड के लिए भी वेरी पहले लगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा
एडवर्ब एडवर्ब के भी पहले लगता है, मतलब एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा तो भी उसके पहले लगेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो भी उसके पहले लगेगा। और वर्ब के केस में एक्चुअली एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला खेल हो जाता है। यहां पर कई पोजीशन बनती है। जैसे पहली पोजीशन होती है कि हमारा एडवर्ब प्लस वर्ब हो जाता है, दूसरी पोजीशन बनती है कि हमारा वर्ब प्लस एडवर्ब हो जाता है, तीसरी पोजीशन बनती है कि हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब हो जाता है। मैं सब सिखाऊंगा, आप घबराएं नहीं, ये तीनों पोजीशन यहां पे सिखाऊंगा और ये दो चीजें आपने देखी। राइट एवरीबॉडी। अब एक और यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आएगा। थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या आएगा? आपने एक शब्द पढ़ा होगा एनफ, ENOUGH, राइट? पढ़ा है ना? सो एनफ के बारे में एक खास बात यह है, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने पर उसके पहले लगता है, लेकिन एनफ इकलौता ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करके उसके बाद लगेगा। जैसे आप कभी भी एनफ टॉल नहीं कह सकते। अगर आप किसी को कहते हैं कि ये है लड़का एनफ टॉल है, तो एनफ टॉल रॉन्ग है, ये आपका टॉल एनफ होना चाहिए। ठीक है, ये आपका स्मार्ट एनफ होना चाहिए, ये आपका ब्यूटीफुल एनफ होना चाहिए। मतलब हमें एडजेक्टिव के बाद लगाना है एनफ को, ये बात ध्यान रखें। बाकी सब जगह पर एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव से पहले लिखना है, लेकिन एनफ एडवर्ब बना के उसके बाद लिखना है। भूलोगे तो नहीं? फिर से समझ लो एक बार कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एनफ उससे पहले लगता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एनफ उसके पहले लगता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब उसके पहले। देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब इनको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब इसके पहले लगता है, लेकिन एनफ होगा तो उसके बाद में लगेगा। बस इतना सा पॉइंट है, बेसिक सी चीज है, इसको दिमाग में याद रखिएगा। भूलेंगे तो नहीं? बना लीजिए, नोट्स तो बनानी पड़ेगी, पीडीएफ में दे ही दूंगा, लेकिन नोट्स बनानी पड़ेगी सारे बच्चे को। ठीक है? सो आई थिंक पोजीशन के पार्ट पे ये बेसिक चीजें समझ में आ गई, और एग्जांपल्स ये दिए हुए, आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल्स तो इतने होंगे कि 75 प्रश्न आपको कराएंगे। चलिए भाइयों, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स, कितने प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। तो एडवर्ब के कुल 3 प्रकार होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। कुल 3 प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, सिंपल, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप ध्यान से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ तो आपको याद आएगा कि मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया है। सो वहीं पर जैसे वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाए हैं, वैसे यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब पढ़ाऊंगा। यानी ये दोनों बहुत इजी हैं, ये काफी इजी हैं, बहुत इजी हैं। हमें इस पर पूरा ध्यान देना है। ये तो मैं आपको 5 मिनट में दोनों निपटा दूंगा, लेकिन ये भाई साहब आज की पूरी 1 घंटे की क्लास लेके जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। यस यस यस, बिल्कुल सही दीपांशु, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जानवी, हरि सिंह, मौसम, दीपांशु, मोहित, आध्या, शिवम, अमरजीत, बहुत अच्छे बच्चों। थोड़ा लाइक और शेयर कर दो, थोड़ा लाइक और शेयर कर दो। एनएफ को बाद में लिखना है, एनएफ को एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद लिखना है। जैसे आप, एनएफ मींस क्या होता है? एनफ का मतलब क्या होता है? ENOUGH। एनफ मींस क्या होता है? पर्याप्त। कहते हैं ना वो काफी सुंदर है, पर्याप्त या काफी। आपने कहा वो काफी सुंदर है यार, काफी सुंदर है यार, अरे यार वो काफी लंबा है, तो काफी लंबा। काफी की इंग्लिश एनफ, लंबा की इंग्लिश टॉल। लेकिन आप एनफ टॉल ना लिखकर टॉल एनफ लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखें। वो काफी होशियार है, काफी होशियार है। अच्छा, काफी की इंग्लिश एनफ, होशियार की इंग्लिश क्लेवर। तो एनफ क्लेवर नहीं लिखना है, क्लेवर एनफ लिखना है। समझ पा रहे हो? उसको पलट देना है अमरजीत भाई, उसको केवल पलट देना है, सिंपल सी बात है, पलट देना है। एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद लिखना है इसको, बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है? भूलेगा तो नहीं? समझ गए ना? वो काफी स्मार्ट है, स्मार्ट एनफ है। वो काफी सुंदर है, ब्यूटीफुल एनफ है। लड़का काफी सुंदर है, हैंडसम एनफ है ना? वो काफी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट एनफ है। काफी ईमानदार है, ऑनेस्ट एनफ है। मतलब आपको एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद लिखना है और आपके एग्जाम में उसके पहले लिख के आएगा। बस वही आपको सुधार देनी है। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो ऐसे प्रश्न 2-4 तो पक्के डालूंगा मैं अपने पूरे 75 की सीरीज में। ठीक है?
अब आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एडवर्ब से, दैट इज सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब कुल 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों। राइट ये 8 प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सिंपल एडवर्ब में हमारे 8 प्रकार हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रीजन, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये कुल आपके 8 प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। हमें एक एक करके इनके बारे में जानना है कि आखिर ये एडवर्ब हैं क्या, किस तरीके से बनावट में होते हैं, बनाए कैसे जाते हैं, इनका रोल क्या है सेंटेंस में। इतना तो पता चल गया कि ये हमारे एडवर्ब्स है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का क्वालिफायर बन के आएंगे। ओके, लेकिन किस तरीके से ये रोल प्ले करेंगे, थोड़ा सा आइए डिटेलिंग कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। मेरे प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है उसको समझें। उससे पहले मैं एक चीज यहां पे आपको बता दूं, ये क्या लिखा हुआ है, मैनर लिखा है ना। मेरे भाइयों, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है, हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ये हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करेगा। इट इज अ क्वालिफायर ऑफ अ वर्ब। ये हमेशा वर्ब का क्वालिफायर होता है। फिर से दिमाग में जानने दीजिए, रटेंगे कैसे, बहुत रटने वाली बात हो जाएगी ये तो संदीप सर। सुनिए, रटना कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैनर का मतलब होता है कोई भी चीज को करने का तरीका। जब कभी भी तरीका बताया जाता है कि इसको ऐसे करो, तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें वैसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये तरीके से पढ़ना चाहिए, तुम्हें वैसे चलना चाहिए, तुम्हें ऐसे खाना चाहिए, ये जो करने का तरीका बताया जाता है, तो ये करना क्या है, वह भी तो है। तो वब को किस तरीके से किया गया या किया जाएगा, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर सेट करता है। तो मैनर वर्ब को करने का तरीका बताता है। आप सिंपली ये समझ लें कि मैनर है क्वालिफायर ऑफ अ वर्ब, राइट। सो यहां पर डेफिनेशन यही है, इट शोज, यह बताता है, हाउ वर्क इज डन, काम कैसे किया जाता है। तो काम जैसे किया जाता है, उस चीज को जिससे पता चलेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। आपने एक शब्द पढ़ा होगा मैनर, जो आपके सामने लिखा हुआ है, और एक शब्द होता है मैनर्स, MANNERS। जब कभी भी घर में कोई बड़े बड़े आ जाते हैं घर में और बच्चे ने उनसे नमस्ते नहीं किया, फूफा जी आ गए, बच्चे ने नमस्ते फूफा जी नहीं बोला, तो वहां पर घर वाले बोलते क्या बेटा आप में मैनर्स नहीं है क्या, फूफा जी आए हुए, चलो नमस्ते करो, पांव छुओ। यानी वहां पे जो वो बोल रहे हैं वो है तौर तरीका उनसे बतियाने का, उनका बिहेवियर उस बच्चे का। तो बच्चे का मैनर नहीं हुआ बल्कि मैनर्स हुआ। याद रखिएगा, मैनर्स जो होता है वो हमारे बिहेवियर को दर्शाता है, हमारे व्यवहार को दर्शाता है, हमारे तौर तरीके, बोलने चालने बतियाने का जो तौर तरीका होता है ना, किसी के साथ बर्ताव करने का, उस बर्ताव वाले केस में मैनर्स होता है। और मैनर दुनिया में बर्ताव को छोड़कर कोई भी कार्य को करने के तरीके को बोलेंगे। समझ गए, पढ़ने का तरीका, चलने का तरीका, जाने का तरीका, आने का तरीका, कूदने का तरीका, कूदवाने का तरीका, कोई भी चीज हो सकता है। तो मैनर हर काम के लिए लगाते हैं और मैनर्स केवल व्यवहार वाले केस में लगाते हैं। कहते हैं ना तुम्हारे मैनर्स नहीं है क्या, बड़ों के सामने यहाँ पे पैर जूता जो है टेबल पे रख के बैठ गए तुम, गंदे आदमी, नीचे करो। तो ये क्या है, मैनर्स, ये वाला है, ठीक है। हम मैनर्स नहीं, हम मैनर पढ़ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे दोनों ही आ जाता है। सो आइए, माई फ्रेंड वर्क्स ऑनेस्टली इन अ रेप्यूटेड कंपनी। माई फ्रेंड आपका नाउन हुआ, वर्क्स आपकी वर्ब हुई, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली काम करता है, मेरा दोस्त ऑनेस्टली काम करता है, ऑनेस्टली काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। यानी ईमानदारी काम के लिए आई है, वर्ब के लिए आई है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। और ये वर्ब के लिए आई है, वर्ब के लिए, अच्छा तो एडवर्ब कौन सा हुआ, मैनर वाला हुआ। तो आप एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें मोस्टली एलवाई दिखेगा दोस्तों। मैंने ये नहीं कहा जिसमें एलवाई दिख गया वो एडवर्ब ऑफ मैनर, नहीं, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें एलवाई दिख गया वो एडवर्ब ऑफ मैनर, नहीं भाई नहीं, हर एलवाई वाला मैनर नहीं होता, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। अभी जान लो कि ऑनेस्टली हमारा एडवर्ब है, मैनर है वर्क के लिए, इन रेप्यूटेड कंपनी। आगे बढ़ेंगे, दिस कार गोज स्लोली, दिस कार आपका नाउन है, गोज आपकी वर्ब है। गोज, गोज कैसे गोज, हाउ गोज, हाउ कैसे 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 गोज, आपने कहा स्लोली। सो हम ये कह सकते हैं यहां पे हाउ से सवाल पूछो तो आपको मैनर मिलेगा दोस्तों,
हाउ से सवाल पूछो, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे 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 काम करता है, आपका जवाब आया ऑनेस्टली। कैसे जाती है, आपका जवाब आया स्लोली। कैसे का जो जवाब होगा वही तो मैनर है। सो हमें हमारा मैनर कैसे से पूछने पे पता चल जाता है। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा ध्यान से देखो, तो हमने आपके मैनर को वब वब के बाद लिखा, तो हम कह सकते हैं हमारा मैनर वब के बाद आता है। आपके पास अगर यहीं पर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट के बाद मैनर लगा देते। अब ऐसा क्यों, सुनिए ध्यान से। आप दुनिया में कोई भी चीज होता है तो सर्वप्रथम आप कार्य देखते हैं, फिर उसमें अपना तरीका। जैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, पहले पढ़ना है फिर ऐसे पढ़ना है। आदमी यही तो कहता है ना कि देखो तुमको अगर स्पोकन इंग्लिश सीखनी है ना, तुमको इंग्लिश बोलना सीखना है ना, तो इंग्लिश बोलना शुरू करो फिर तरीका सीखो। वही चीज यहां पर है कि पहले कार्य फिर कार्य करने का तरीका, इसलिए कार्य को पहले और तरीके को बाद में रखा गया। फिर दूसरा वाला केस आया कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा के मैनर। इसका क्या मतलब है, पहले कार्य आया, अब ये कार्य करोगे जिस पे तरीका तो तभी सेट करोगे ना। जैसे मैंने दिया अपनी बुक रोहन को, कैसी कैसे दिया, डेडिकेटली, ऐसे कह दिया आपने डेडिकेशन के साथ, या डिलीजेंटली, राइट। सो मोहन इस बुक को डिलीजेंटली पढ़ा, मोहन ने इस बुक को पढ़ा कैसे, डिलीजेंटली। सो गाइज यहां पे पढ़ा ये आपकी वर्ब हो गई, क्या पढ़ा, ये किताब, कैसे पढ़ा, डिलीजेंटली। सो गाइज यहां पे पहले आपका कार्य किस पर हुआ तभी तो तरीका सेट करोगे। इसीलिए जब सेंटेंस में एडवर्ब हो तो आपको ऑब्जेक्ट होने पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा के आपको मैनर लिखना होता है। यदि वर्ब प्लस मैनर करो और अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस मैनर करो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्ब से जुड़ा हुआ होता है। कार्य किस पर हो रहा है वही तो ऑब्जेक्ट है दोस्तों। इसीलिए इसको हमेशा ध्यान रखें कि आप इस तरीके से दो पोजीशन में वर्ब को सेट करेंगे। मैंने बताया था ना, एक पोजीशन आपकी बचती है वर्ब के पहले मैनर का होना। मेरे प्यारे भाइयों, वर्ब के पहले मैनर का होना वो पैसिव वॉइस में जाता है। पैसिव वॉइस में अभी हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो हमने यहां तक पॉइंट्स देखे कि बाबू किस तरीके से हम इसकी पोजीशन देते हैं और कैसे हम मैनर को आइडेंटिफाई करते हैं। थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा एडवर्ब ऑफ मैनर के पॉइंट पर ही, कि बाबू एडवर्ब ऑफ मैनर में एलवाई पर खत्म हुआ एडवर्ब वही वाला वर्ड एडवर्ब होगा जो एलवाई किसी एडजेक्टिव के साथ लगा हो। जैसे आपने देखा होगा स्लो जाती है कार, तो स्लो के साथ एलवाई जोड़कर स्लोली किया था, SLOW। तो बाबू ये स्लो जो था ये एडजेक्टिव था। वो वर्क करता है ऑनेस्टली, तो हमने ऑनेस्ट के साथ एलवाई जोड़ा तब जाके ऑनेस्टली बना। ये ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव था। अर्थात हम अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा वो एडवर्ब होगा। ध्यान से सुनिए, फिर ध्यान से सुनिए, फिर ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये, आपके काम आएगा। किसी एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ेगा तो वो हमारा एडवर्ब होगा। जैसे ऑनेस्ट के साथ एलवाई ऑनेस्टली, मीनिंगफुल के साथ एलवाई मीनिंगफुली, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बनेंगे। तो बेसिकली पहला पॉइंट समझो, किसी एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ेगा तो एडवर्ब बनेगा, लेकिन अगर किसी नाउन में एलवाई जोड़ोगे, जैसे मैन एक नाउन है, आपने इसमें एलवाई जोड़ा तो जो शब्द बना ना मैन प्लस एलवाई मैनली, ये शब्द आपका एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन से बना हुआ है। नाउन नाउन से बना हुआ है। जब एडजेक्टिव नाउन का क्वालिफायर है तो नाउन से एडजेक्टिव ही तो बनेगा। बोलो, जब एडजेक्टिव नाउन का क्वालिफायर है तो नाउन से एडजेक्टिव ही तो बनेगा। ठीक इसी प्रकार से जब एडवर्ब एडजेक्टिव का क्वालिफायर है तो एडजेक्टिव से एडवर्ब ही तो बनेगा। गेम को जाने दो, दिमाग में अच्छे से जाने दो। तो नाउन में एलवाई जोड़ोगे तो जो वर्ड बनेगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक, मैन प्लस एलवाई मैनली हो गया, क्वार्ड प्लस एलवाई क्वार्डली हो गया, स्कॉलर प्लस एलवाई स्कॉलरली हो गया, फ्रेंड प्लस एलवाई फ्रेंडली हो गया। ये सारे शब्द हमारे क्या हैं दोस्तों, एलवाई एंड होने पर भी हमारे ये एडजेक्टिव ही है। क्यों, क्योंकि ये नाउन में एलवाई जुड़े हुए हैं, ये किसी एडजेक्टिव में एलवाई नहीं जुड़ा है बाबू। अब आप एक बात ध्यान से फिर से समझें, मेरी बात को फिर से दिमाग में जाने दें कि एलवाई पर खत्म हुआ कोई भी शब्द
केवल ये देखकर कि वो एलवाई पर खत्म है तो उसको एडवर्ब का खिताब दे दिया जाए, ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबू वो एलवाई पर एंड हुआ शब्द हमारा दो वर्ड में जा सकता है, वो एडजेक्टिव भी होगा और वो हमारा एडवर्ब भी होगा। पहचानने के लिए एलवाई को हटाओ और देखो क्या बचा। एलवाई को हटाने के बाद जो बचा वो एडजेक्टिव है, तो एलवाई के साथ में वो एडवर्ब है। एलवाई को हटाने के बाद बचा हुआ अगर नाउन है तो वो एलवाई के साथ में एडजेक्टिव है। ये बेसिक सा फंडा दिमाग में जाने दीजिए, बहुत काम आएगा। अभी देखो कैसे, और इसकी इस पर बनाई गई एरर्स बच्चा कर ही नहीं पाता है, कर ही नहीं पाता है ना। जैसे आपने कहा ही बिहेव्स विद हिज रिलेटिव्स फ्रेंडली, ही बिहेव्स फ्रेंडली विद हिज रिलेटिव्स। सेंटेंस कितना सही लग रहा है, ही बिहेव्स फ्रेंडली, ही टॉक्स फ्रेंडली, है ना। सो गाइस ये सेंटेंस कितना सही लग रहा है, लेकिन ब्लेंडर है भाई साहब, ब्लेंडर। क्यों? ही टॉक्स में टॉक्स आपकी वर्ब है, ही टॉक्स में टॉक्स आपकी वर्ब है, ही टॉक्स फ्रेंडली है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये टॉक्स आपकी वर्ब है और वर्ब के लिए फ्रेंडली लिखा है आपने, जो कि फ्रेंड से बना हुआ है, नाउन से बना हुआ है। तो नाउन से बनने पर ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, और आपने वर्ब के लिए एडजेक्टिव लगा दिया, गलत हो गया सेंटेंस। हमें इसको सुधारना है। कैसे सुधारेंगे? हमें फ्रेंडली का एडवर्ब रूप लिखना पड़ेगा। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो एलवाई लग के नाउन के साथ बने हैं, जैसे कि यहां पर देखिए, इनका एडवर्ब रूप पता है कैसे बनाते हैं? इनका एडवर्ब रूप ऐसे बनाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन दिमाग में गांठ बांध लो भाई साहब, भूलना नहीं चाहिए। जैसे क्वार्डली आपका एडजेक्टिव है, तो इसका एडवर्ब रूप होगा इन अ क्वार्डली मैनर। अच्छा, ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि बाबू तुम ये जो शब्द लिखोगे, क्वार्डली या स्कॉलरली या फ्रेंडली या मैनली, ये किसी वर्ब के लिए लिखोगे इनको एडवर्ब बना के, तो वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब ऑफ मैनर ही तो होगा। तो इसलिए हमें इसको लिखना पड़ेगा इन आ वो वाला एडजेक्टिव और फिर साथ में मैनर। अब ये हो गया पूरा एडवर्ब ऑफ मैनर, इन अ क्वार्डली मैनर, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर ऑफ क्वार्डली। इन अ मैनली मैनर, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर ऑफ मैनली। इन अ स्कॉलरली मैनर, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर ऑफ स्कॉलरली। इन अ फ्रेंडली मैनर, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर ऑफ फ्रेंडली। ध्यान रहेगा ना? ध्यान रहेगा ना? तो हमारा जो एक गलत था वो ये था, आपको यहां लिखना था ही टॉक्स इन अ फ्रेंडली मैनर। अब जाके सेंटेंस सही हुआ, ही टॉक्स इन अ फ्रेंडली मैनर। ऐसे करोगे तो सेंटेंस सही होगा। ही टॉक्स फ्रेंडली कहोगे तो गलत हो जाएगा बबुआ। बोलो भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? कम ऑन, एक बार कमेंट में जल्दी से सारे बच्चे। ब्यूटीफुली तो एडवर्ब ही है बेटा, क्योंकि ब्यूटीफुल से बना हुआ है। ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो एडवर्ब ही तो बनेगा ना। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, अगले स्टेप पे तैयार हो जाइए, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाइयों। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में कुछ और बातें, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब दोनों एक ही रूप में होते हैं, वो केवल अपने इस्तेमाल के हिसाब से बनते हैं, कभी एडजेक्टिव तो कभी एडवर्ब। जब वो एडजेक्टिव बने तो एडजेक्टिव की पोजीशन में लिखिए, जब वो एडवर्ब बने तो एडवर्ब की पोजीशन में लिखिए। ये ऐसे वर्ड्स है जैसे हार्ड है, ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। लेट है, एडजेक्टिव भी होता है एडवर्ब भी होता है। क्वाइट, सेफ, हाई, फास्ट, स्ट्रेट, डायरेक्ट, आउटराइट, एटसेट्रा, ये सारे शब्द एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। तो ध्यान रखें, पोजीशन गड़बड़ ना होने पाए। ही वर्क्स वेरी हार्ड, हार्ड हमारी इसके लिए एडवर्ब है यहाँ पे, और दूसरे सेंटेंस में दिस टास्क इज हार्ड, टास्क यहाँ पे हार्ड हो गया तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो हार्ड दोनों में है, लेकिन ऊपर वाले में हार्ड एडवर्ब और नीचे वाले में एडजेक्टिव है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, हार्ड का हार्डली लिख देते हैं, बोले हार्ड का एडवर्ब होता है हार्डली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हार्डली अलग एडवर्ब है और हार्ड अलग एडवर्ब है। कभी भूल कर भी ये मत सोचना कहीं पर हार्ड लिखा हुआ है आप हार्डली बना दो, नहीं। अगर हार्डली की मीनिंग चाहिए तो हार्डली लगाइएगा। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नॉट ऑलवेज। कोई कार्य जो हमेशा ना हो उसको हार्डली कहते हैं। जैसे वो हमेशा जिम नहीं जाता है, वो हमेशा पढ़ाई नहीं करता है,
वो हमेशा ये नहीं करता है, तो आप क्या बोलोगे, ही हार्डली स्टडीज, ही हार्डली गोज टू स्कूल, ही हार्डली गोज टू टेम्पल, ही हार्डली गोज टू जिम। यानी आप वहां पे जब आपको ये बोलना है कि वो हमेशा ये ना करे तो हार्डली शब्द लगाइए। और हार्ड का मतलब होता है कठिन, चाहे आप इसको एडजेक्टिव बनाओ चाहे आप एडवर्ब बनाओ, दोनों केस में मीनिंग हार्ड ही रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो ये हार्ड हो गया। ऐसे ही देखिए, दे वेटेड लॉन्ग फॉर मी एट द एयरपोर्ट, तो लॉन्ग यहां पर वेटेड लॉन्ग यानी वर्ब के लिए तो एडवर्ब हो गया। और दूसरे वाले में डोंट कैरी हैवी बैग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, जर्नी नाउन के लिए तो लॉन्ग यहां पे एडजेक्टिव हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बना सकते हो। जैसे आपने कहा ही केम लेट, ही केम लेट, वो देर से आया, देर से आया यानी वर्ब के लिए ये एडवर्ब हो गया। और आप दूसरा बोले लेट कमर्स, लेट कमर्स आर नॉट अलाउड, देर से आने वाले आर नॉट अलाउड। तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पर ध्यान से देखिए, लेट कमर्स एक नाउन के लिए, ये लेट हमारा एडजेक्टिव। तो ऐसे ही ये सारे शब्द होते हैं, इन सभी वर्ड्स को हमेशा याद रखें, हम एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों बना सकते हैं, ठीक है, भूलेगा तो नहीं। जब हम ये भी सीख लिए कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, तो उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। बच्चे एडवर्ब ऑफ टाइम शब्द से क्या समझ रहे हैं आप एडवर्ब ऑफ टाइम खुद से सोचें और बताएं, एडवर्ब ऑफ टाइम शब्द से आप क्या समझ रहे हैं। एक बार कमेंट कर दें, सारे बच्चों के कमेंट्स थोड़े फ्रीज हो रखे, कमेंट कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें एक बार। सो सर जी वर्क में हमें निगेटिविटी सीन हो वहां हार्डली लगाएं, मैंने मीनिंग बता दी, हार्डली मीनिंग में जो है वही मीनिंग में लगाएं। टास्क वाला, टास्क वाला क्या चीज है, दिस टास्क, सब्जेक्ट लिख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है तो टास्क नाउन होगा तुम्हारा, और नाउन ही तो हार्ड है, तो हार्ड तुम्हारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे देखा करो, एडजेक्टिव चैप्टर देखा होगे तो और आसान हो जाएगा। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम शब्द से साफ साफ समझ में आता है कि यहां पर वे एडवर्ब्स आएंगे जो टाइम इंडिकेट करेंगे, जो समय के बारे में कुछ ना कुछ समय से संबंधित बात करेंगे। टुडे, टुमारो, आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, ये सारे शब्द क्या दर्शा रहे, समय। अब ध्यान से देखिए, ये सब कुछ समय बता रहे हैं, ये सब कुछ टाइम को दर्शा रहे हैं, ये सब कुछ टाइम को, समय को, सब कुछ समय को बता रहे हैं। टुडे आज, आज क्या है टाइम, टुमारो स्टडी, डे बिफोर स्टडी, डे आफ्टर टुमारो, ये सब कुछ समय बता रहे हैं, है ना। टुडे, टुनाइट, आफ्टर, एगो, अर्ली, ये सब टाइम है। आसान भाषा में पता करने के लिए WHEN से सवाल पूछें, यानी कि कब। आप जैसे ही इससे सवाल पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे ही विल कम टू यू, वो तुम्हारे पास आएगा, तो ये कम तुम्हारी वर्ब है ना, इसके साथ सवाल पूछो, कब आएगा, कब मतलब आएगा, कब आएगा, तो आंसर क्या आया, टुमारो, यही है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ गए, आसान है ना फाइंड करना। दूसरा देखिए, ही कम्स लेट एवरी डे, कम्स आता है, कब आता है, कब आता है, कब 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 कब, पता चला एवरी डे, हर रोज, ये तुम्हारा टाइम है। समझ में आ रहा है, ऐसे ही देखते चलें। और लेट क्या है, ये लेट तुम्हारा मैनर है, वो आता है कैसे आता है, कैसे आता है, तो लेट आता है, तो लेट तुम्हारा मैनर हो गया, और एवरीडे टाइम हो गया। अब एक बार ध्यान से इन दोनों को देखो, ये लेट आपका मैनर है और ये एवरीडे आपका टाइम है। किसी सेंटेंस में मैनर और टाइम को एक साथ लिखा गया, तो क्या हम टाइम पहले और मैनर को बाद में लिख सकते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं लिख सकते। आप हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी मैनर और टाइम एक साथ लिखना हो तो मैनर को हमेशा पहले ही लिखा जाएगा टाइम से। अभी हम आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस भी करेंगे, तो वहां पर प्लेस पहले आ जाएगा, फिर मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम, मतलब ये ऑर्डर होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट में MPT कहते हैं, और अभी मैं आपको PMT भी सिखाऊंगा। PMT क्या होता है, प्लेस मैनर टाइम, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ होता है। सो भाइयों, आपने पहले मैनर लिखा फिर टाइम लिखा, ठीक है, राइट। सो हमने बस यही है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के केस में बस दो बातें याद रखनी है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है और सेंटेंस में कहां पे यूज करना है। अगर आपके पास
लिखा हुआ है मैनर तो मैनर के बाद लिखना है। अगर आपके पास लिखा हुआ है प्लेस, एडवर्ब प्लेस, तो प्लेस के बाद लिखना है। अगर आपके पास प्लेस और टाइम, प्लेस और मैनर दोनों लिखा हुआ है तो मैनर लिखना, फिर प्लेस लिखना, फिर टाइम लिखना। तो आपको मैंने यहां पर मैनर सिखा दिया, टाइम के बारे में सिखा दिया, अब प्लेस के बारे में इसके बाद सीखेंगे दोस्तों। सो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? ऐसे एडवर्ब जो टाइम के बारे में बताए कि ये कार्य कब हुआ, कब होगा, कब हुआ, कब होगा, कब होता है। सो जो भी समय बताए कार्य के होने का, उसको ही हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। सिंपल सा, पता करना है तो कब से सवाल पूछें, व्हेन से सवाल पूछें, जवाब में जो आएगा वही एडवर्ब ऑफ टाइम है और उसकी सेंटेंस में ये पोजीशन होनी चाहिए। इसके बाद आएगा एडवर्ब प्लेस। प्लेस वाला ऐसे ऐसे एडवर्ब जो प्लेस को दर्शाएं। पता करना है वेयर से सवाल पूछें, कहां, जो जवाब आएगा वही आपका एडवर्ब प्लेस है। जैसे हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, अबव, बिलो, एटसेट्रा, बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे आई लिव हेयर, लिव आपकी वर्ब है, कहां से सवाल पूछा, कहां रहता हूं, जवाब आएगा हेयर, ये आपका प्लेस है। ऐसे ही आई कुड नॉट सी हर एनीवेयर, कुड नॉट सी कहां देख सकता हूं या कहां नहीं देख सकता हूं, कहां, 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 तो एनीवेयर, एनीवेयर आपका प्लेस है। तो ऐसे शब्द हमारे प्लेस कहलाते हैं। समझ में आ गया प्लेस क्या होता है? भूलेगा तो नहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। शेड्यूल आपका ऑलमोस्ट रेडी है, एक नया शेड्यूल मैं लॉन्च कर रहा हूं, न्यू शेड्यूल, ठीक है ना। एक न्यू शेड्यूल मैं लॉन्च कर रहा हूं बच्चे, आज लॉन्च कर रहा हूं, और हम लोग इसको मोस्ट प्रोबेबली आज से ही कुछ फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये न्यू शेड्यूल में हम ऐड कर रहे हैं आपके लिए, पता है क्या क्या चीज है? हम ऐड कर रहे हैं आपके लिए स्ट्रेटजी सेशंस, स्ट्रेटजी सेशंस। उसके बाद हम आपके लिए ऐड कर रहे हैं वो 75 प्लस वाली सीरीज। हम आपके लिए ऐड कर रहे हैं बच्चे प्रैक्टिस सेशन, ये बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस सेशन। हम आपके लिए ऐड कर रहे हैं बच्चे रूट वर्ड वोकैबुलरी। हम आपके लिए ऐड कर रहे हैं बच्चे 150 स्पेशल रूल, 150 ग्रामर के रूल्स, मतलब पूरा 150 में समेट के इंपॉर्टेंट रूल्स डालने का। तो हम आपके लिए ये सब कुछ आज से शेड्यूल कर रहे हैं, क्लासेस हम कल से शुरू कर देंगे। इतने सारे टॉपिक, एक और द हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू एडिटोरियल, ये सब कुछ हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग यहां पर तैयार हो जाएं, आपके लिए ये सारी चीजें यहां पर होगी। द हिंदू एडिटोरियल से स्ट्रांग हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर का टॉपिक हम लोग प्राइम फाउंडेशन में कर ही चुके हैं, लेकिन 150 वाला भी एक पार्ट आ रहा है जिसमें ये भी काम हो जाएगा। हम 150 को कंप्लीट करने के बाद जो मैं फिर शुरू करूंगा हर एक टॉपिक के टॉप 10 रूल्स, हर टॉपिक के टॉप 10 रूल्स। लेकिन ये कब शुरू करेंगे? पहले 150 खत्म कर लें। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स यहां पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स यहां पर हो जाएगा इस तरीके से। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको चीजें समझ में आ रही है कि आखिर ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स हैं जो आपके लिए लाइनअप हैं, और इसका शेड्यूल हम आज ही लॉन्च करेंगे। कौन सी क्लास कब होगी इसके बारे में बताएंगे, देख लीजिएगा, वीडियो में बताएंगे, शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबको देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग अपडेट रहें। हाँ, ये सारी चीजें हैं। 2024 इंग्लिश में टॉप करोगे आप, ये मेरा वादा है, 2024 में इंग्लिश में टॉप करोगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आएंगे ना चारों सब्जेक्ट्स में तो वो इंग्लिश होगा। लोग रीजनिंग स्कोरिंग मानते हैं, लोग मैथ्स स्कोरिंग मानते हैं, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को स्कोरिंग मानते हैं। हिंदी मीडियम हमेशा इंग्लिश से डरता है। मेरे भाई, आप हिंदी मीडियम से हो, गुजराती मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, मलयालम मीडियम से हो, है ना, कन्नड़ मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से हो, आप इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाओगे। ये मेरा वादा है, मेरे केवल शब्द नहीं है, आप देखना, आप खुद आप देखना, ठीक है। मैं वो चीज़ें अब करने वाला हूँ। सो बस कल से क्लासेस शुरू, आज लॉन्च, और कंटेंट आपका मस्त बनेगा। चलो, प्लेस के बाद अगला हमारा एडवर्ब आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी शब्द से क्या समझते हो? आप देखते हो जब कभी भी हम मेट्रो में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भैया सुबह सुबह मेट्रो हर 5 मिनट में आ जाती है, कहीं भी जाना हो 2 मिनट 3 मिनट में आ जाती है। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते हैं या अर्ली मॉर्निंग होती है, सुबह के 6 बजे 5 बजे, तो सुबह के 6 बजे 15-15 मिनट मेट्रो नहीं आती। तो हम बोलते हैं कि सुबह के 6 बजे
मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम होती है, यही नून आफ्टरनून आते आते इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इवनिंग में और बढ़ जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं बारंबारता। कोई भी चीज कितनी बार हो रहा है उसको कहते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, कितनी बार। कोई भी चीज कितनी बार, कितनी बार हिंदी में भी लिखते चले, कितनी बार वो चीज हो रही है उसको जो बताएगा, जो शब्द बताएगा, उसे ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। राइट? सो जैसे इसमें शब्द हैं आपके ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, एटसेट्रा, बहुत सारे शब्द होते हैं। हाउ ऑफन से पता करते हैं, कितनी बार शब्द से पता करते हैं, जो भी आंसर में आएगा वही आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में दो चीज जाननी है, फ्रीक्वेंसी क्या है वो तो पता चल गया, दूसरा फ्रीक्वेंसी की पोजीशन, और एक और चीज है तीसरा, फ्रीक्वेंसी दूसरे एडवर्ब्स के साथ क्या ऑर्डर सेट करता है। तो ऑर्डर वाला तो कल होगा, आज फ्रीक्वेंसी पढ़ लीजिए। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो ये ऑलवेज इस वर्ब के बारे में बता रहे कि वो स्टैंड फर्स्ट, प्रथम आता है कितनी बार, हमेशा। आप चाहें तो यहां पर नेवर भी लिख सकते थे, ही नेवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। कितनी बार क्लास में फर्स्ट आता है, कभी नहीं। ही सेल्डम स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, कितनी बार क्लास में फर्स्ट आता है, कभी कभार। ही फ्रीक्वेंटली स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, कितनी बार क्लास में फर्स्ट आता है, फ्रीक्वेंटली, हमेशा ही, बार बार आता है। ही वंस स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा ये फ्रीक्वेंसी है। राइट? आई नेवर वेंट जिम, मैं कभी नहीं गया जिम, तो नेवर हमारा फ्रीक्वेंसी है। सो हमारी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य को कितनी बार हुआ उसको बताए, वही फ्रीक्वेंसी है। मेरे बाबू एक बात ध्यान से देखो, इसकी पोजीशन क्या है। जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ये वर्ब से पहले लगे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी पोजीशन में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, FREQUENCY, जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्ब की बताता है, इसलिए वर्ब के पहले आ जाता है। फ्रीक्वेंसी वर्ब की बताई जाती है, इसलिए इसे वर्ब से पहले लिखी जाती है दोस्तों। सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वर्ब की होती है, इसलिए इसे पहले लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के पहले होती है दोस्तों। भूलेगा तो नहीं बाबू, भूलेगा तो नहीं ना, भूलना नहीं। हाँ जी, गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है, चलिए इसके बाद फ्रीक्वेंसी सीखने के बाद अगला एडवर्ब आता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, दैट इज परिणाम, पर सॉरी परिमाण, परिणाम तो दूसरा हो जाएगा। परिमाण, परिणाम, परिमाण, परिणाम दो अलग अलग शब्द होते हैं। हम यहाँ पे परिणाम की बात नहीं कर रहे, परिणाम इज लाइक रिजल्ट, कॉन्क्लूजन, है ना। सो यहाँ पे कॉन्क्लूजन की बात नहीं हो रही, ये परिमाण है, डिग्री। सो ये हमारे आपके एडवर्ब्स होते हैं, इनको हाउ मच से पता करते हैं। टू, वेरी, मोर, मच, क्वाइट, लिटिल, मोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। आप सिंपल है इन सारे शब्दों के यूजेस याद रखें। जैसे माई वर्क इज ऑलमोस्ट डन, तो आपने वर्ब के पहले लिखा इसको भी। नाउ माई ग्रैंडफादर इज क्वाइट वेल, वेल है ग्रैंडफादर, उसके पहले लिखा आपने क्वाइट, अर्थात हमारी डिग्री जिसको क्वालिफाई करेगी उसके पहले लिखी जाएगी, खत्म। ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाता है। बस बेसिक से फंडे को याद रखें। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स, टू, वेरी, मोर, मच, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंटेंस में कहां यूज होंगे, जिसको क्वालिफाई करेगा उसके पहले यूज होगा। ठीक, आगे बढ़ो। रीजन शब्द से क्या समझ में आता है? रीजन शब्द से साफ साफ समझ में आता है, यहां पे कारण दर्शाने वाले शब्द होंगे, जैसे हेंस, therefore, so, on account of, consequently, because, since, lots of words are there। और रीजन पता करना है तो हम किससे सवाल पूछते हैं? why से सवाल पूछिए, क्यों? he talks too much, therefore nobody likes him। अब आप कहोगे कि संदीप सर therefore तो हमारा कंजंक्शन भी होता है, संदीप सर hence तो हमारा कंजंक्शन भी होता है, दैट्स ट्रू, ये है कंजंक्शन, लेकिन अपने बर्ताव की वजह से, अपने अर्थ की वजह से, अपनी मीनिंग की वजह से एडवर्ब ऑफ रीजन भी होता है। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे होता नहीं कि ये आदमी तो अच्छा है लेकिन अपने बर्ताव की वजह से एकदम कोई इसको पसंद नहीं करता। अब आदमी अच्छा है, दिल का अच्छा है, बर्ताव इसके इसके व्यवहार अच्छा नहीं है, दिल का अच्छा है, व्यवहार अच्छा नहीं है। हाँ, सो हमारे वही चीजें कि ये शब्द हैं तो आपके एडवर्ब्स, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स,
इनका कार्य कुछ ऐसा है कि हम इसको एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं, ये कंजंक्शन है लेकिन इनको रखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है दोस्तों, ऐसी एक और ले लीजिए, ही इज इन जेल बिकॉज ही हैज चीटेड मेनी पीपल। वो जेल में है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को चीट किया है। तो यहां पे बिकॉज आपका बता रहा है वो जेल में है, क्यों है जेल में? ही टॉक्स टू मच, क्यों? नोबडी लाइक्स हिम, कोई उसको लाइक नहीं करता, क्यों लाइक नहीं करता? क्योंकि ही टॉक्स टू मच। सो ऐसे शब्द जो क्यों का जवाब होते हैं वो एडवर्ब ऑफ। मेरे भाइयों, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव शब्द से ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव। ऐसे एडवर्ब्स जो पॉजिटिव बातें करें, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, जो मीनिंग में पॉजिटिव हो वो हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव होते हैं। जैसे ही विल श्योरली रिटर्न, वर्ब के पहले, ट्रूली हेल्प वर्ब के पहले। सो हमारे एडवर्ब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है बबुआ, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, सो वर्ब के पहले इस्तेमाल कर लीजिए। और एक आखिरी एडवर्ब बचता है एडवर्ब ऑफ नेगेटिव, जो नकारात्मक एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेटिव हैं। जैसे अच्छा, इसमें नो हटा दीजिएगा क्योंकि नो जो शब्द है ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के लिए आता है। जैसे नो मनी, नो मैन, नो बॉय, नो गर्ल ऐसे होता है। बाकी नॉट, नेवर तो एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब्स ऑफ नेगेटिव, ऐसे एडवर्ब जो नकारात्मक वाले हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेटिव होते हैं। शी इज सीरियस, कितना सीरियस? नॉट सीरियस, तो ये नॉट हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेटिव हो गया। ठीक है दोस्तों, ही नेवर रिप्लाइज टू माई मेल, नेवर एडवर्ब ऑफ नेगेटिव हो गया। अब आप कहोगे सर ये नेवर शब्द तो फ्रीक्वेंसी भी था, नेवर शब्द तो फ्रीक्वेंसी भी था। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके दो अर्थ निकले, ये फ्रीक्वेंसी भी दर्शाता है और नकारात्मक बात भी करता है, तो नेगेटिव में भी चला जाएगा और फ्रीक्वेंसी में भी चला जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में तुमको मेन ऑफ से पहले ही लिखना है, तो गलती कुछ है ही नहीं सकती। दोनों ही केस में मेन ऑफ से पहले लिखना है नेवर को, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है जी। हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, एक पॉइंट और याद रखिएगा, नेगेटिव जब हम पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा, नेवर यूज डबल नेगेटिव इन वन क्लॉज। किसी भी एक क्लॉज, हाँ, किसी भी एक क्लॉज में दो दो नेगेटिव वर्ड्स कभी आने नहीं चाहिए दोस्तों। एक ये स्पेशल रूल याद रखिएगा। जैसे आपने कहा ही डज नॉट हार्डली स्टडी, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। अब क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। क्यों गलत है मेरे भाइयों? ये नॉट एक नकारात्मक शब्द तो है, ये हार्डली भी एक नकारात्मक है। मैंने बताया ना, हार्डली का मतलब होता है नॉट ऑलवेज, यानी नॉट इसकी मीनिंग में है। तो एक नकारात्मक हो गया ना डबल नेगेटिव। और रूल क्या बताया मैंने कि डबल नेगेटिव नहीं अलाउ कर सकते। तो आप या तो लिखिए ही हार्डली स्टडीज या लिखिए आप ही डज नॉट स्टडी, दो में से कोई भी एक हटा दीजिए, जो भी हटाना है आपको। क्लियर है? तो ऐसे करके नेगेटिव में डबल नेगेटिव इस्तेमाल कभी भी मत करिएगा। यहां तक कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये रहे आपके एडवर्ब के सारे टाइप्स। हमारी जो कल की क्लास होगी, हम लोग कल पढ़ने वाले हैं क्या क्या? हम कल पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन, ये कल का टॉपिक है। कल बहुत ही स्पेशल डे है दोस्तों, क्योंकि स्पेशल केसेस में पढ़ाऊंगा आप सबको एडवर्ब के, बहुत सारे स्पेशल केसेस पढ़ाऊंगा और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जिसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और परसों का जो टॉपिक होगा, डे आफ्टर टुमारो, हम लोग परसों पढ़ेंगे 75 प्लस एरर क्वेश्चंस। ठीक है, एरर क्वेश्चंस तैयार हो जाइए। सारे के सारे पढ़े गए रूल्स पर इंप्लीमेंटेशन वाली क्लास को करने के लिए। तो इतनी चीजें हमारी आज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होगी दोस्तों। आज मैं आपके लिए मेरी शाम को 8 PM पर तो वो कैप की क्लास है, लेकिन उससे पहले हम लोग नून में बहुत सारी क्लास करने वाले हैं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक, मैंने टाइम अभी डिसाइड नहीं किया है, देखते हैं क्या टाइम रख सकते हैं। और मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कैसे सॉल्व करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन,
ये सिखाऊंगा मैं आज आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा, थंबनेल लग जाएगा तो एग्जैक्टली आपको टाइमिंग पता चल जाएगी। अपडेट रहिएगा क्लासेस से, चैनल से, ताकि कैसे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर। और मेरा दावा है कि आप मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आज की क्लास कर लिया ना, तो कॉम्प्रिहेंशन में 50% लेवल आपका अप हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 50% है वो मैं आपको आगे प्रैक्टिस और भी कराऊंगा। तो सारी स्ट्रेटजी, सारे दांव पेज कॉम्प्रिहेंशन को करने के आप आज सीखेंगे मेरे साथ, ठीक है। बहुत ही प्रूवन फॉर्मूला दूंगा मैं आपको, कॉम्प्रिहेंशन का एक एक चीज आपको बनेगा, ठीक है। तो टाइमिंग आपको पता चल जाएगी, थंबनेल जब लग जाएगा तो आप थंबनेल क्लिक करके नोटिफाई भी कर लेना, और वहां पे तो थंबनेल लगता है तो टाइमिंग तो पता ही होती है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और शाम को 8 बजे वो, और कल से आपको कम से कम 4 क्लासेस, जैसे आज तो 3 होगी, कल से कम मैं आपको 4 क्लासेस, 4 क्लासेस आपको दूंगा लाइव, और कुछ छोटे छोटे रिकॉर्डेड शोज भी मिलेंगे, छोटे पैकेट बड़े धमाल वाले, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, आज सब बहुत सारा कंटेंट पाने वाले हो, और सब एग्जाम क्रैक करवाने में हेल्पफुल होंगे। आज के लिए काफी है। अब रिलेटिव एडवर्ब को भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बाद, और इंटरोगेटिव को भी देख लेते हैं, फिर कल वो शुरू करेंगे। देखिए मेरे बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आपने पढ़ा था WH वर्ड्स में, वैसे ही रिलेटिव एडवर्ब वही WH वर्ड्स होते हैं। आपके यही 4 WH वर्ड्स रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, और यही 4 WH वर्ड्स इंटरोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं। रिलेटिव तब हैं जब ये सेंटेंस के बीच में आए, बीच में आए कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जब ये सेंटेंस के बीच में आए कनेक्ट करने के लिए, तो ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। जब ये सेंटेंस के बीच में आए कनेक्ट करने के लिए, तो ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। रिलेटिव एडवर्ब को शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको इंटरोगेटिव थोड़ा पढ़ा देता हूं। वही 4 WH वर्ड्स यहां पर इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव क्या है? सवाल पूछेगा, सवाल पूछेगा, यानी ये सारे शब्द सवाल पूछेंगे, सेंटेंस को शुरू करेंगे, सेंटेंस को शुरू करेंगे, ये दूसरी बात यहां पर होगी। और तीसरी बात है कि इनको लिखने के डायरेक्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखकर ही सब्जेक्ट लिखोगे, ये मैंडेटरी है दोस्तों। जब भी सवाल पूछा जाता है तो हर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखकर ही सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में इन पर 2 प्रकार से सवाल बनेगा। पहला प्रकार, जब ये सवाल पूछता है तो डायरेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। एग्जाम में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिख देगा, समझ जाना गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये बाबू इसमें का है, इसमें होता है वो WH वर्ड लिखने के बाद आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं, यानी यहां पर WH के डायरेक्ट बाद सब्जेक्ट आता है, और इंटरोगेटिव में WH के डायरेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। ये पहले टाइप की एरर है। दूसरे टाइप की एरर जो बनेगा बाबू, हर WH वर्ड का अपना एक यूज है, जैसे वाई, क्यों, ये हमारा क्यों, सवाल पूछा क्यों, तो आप यहां पर रीजन बताते हैं, तो जब रीजन बतानी हो तो वाई लगाएं। वेयर है प्लेस बताने के लिए, व्हेन है टाइम बताने के लिए, हाउ मींस कैसे, कैसे हुआ वो चीज, वो चीज बताने के लिए। तो हम यहां पर इनके जो अपने यूजेस हैं, इनके यूजेस में कोई दूसरा लगाए, जैसे वाई चाहिए होगा तो वेयर लगा देगा, वेयर चाहिए होगा तो व्हेन लगा देगा, व्हेन चाहिए होगा तो हाउ लगा देगा, या तो उस प्रोनाउन से उठा लेगा, हु उठा लेगा, हुम उठा लेगा, व्हाट उठा लेगा, विच उठा लेगा। हमें ध्यान रखना है किसके चाहिए पर क्या लगाना है। गॉट इट एवरीबॉडी? सो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वो कहां जा रहा है, हो तुम कहां जा रहे हो, तो वो किसी ना किसी प्लेस को ही जाएगा, इसलिए यहां पर वेयर ही चाहिए, सही है। सवाल पूछ रहा है, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, डायरेक्ट बाद हेल्पिंग ऑफ प्लस सब्जेक्ट चाहिए, बिल्कुल सही है, यानी ये सेंटेंस करेक्ट। व्हेन विल योर फादर कम बैक, WH वर्ड लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, यही तो चाहिए ना, हेल्पिंग ऑफ प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये इंटरोगेटिव हो गया। थोड़ा बैक में लाते हैं दोस्तों, रिलेटिव का भी देख लीजिए, सेम बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ बीच में आएगा और डायरेक्ट बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, बीच में आएगा सब्जेक्ट प्लस, सेम गेम है, सिंपल सा फंडा है। तो रिलेटिव में बीच में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, और इंटरोगेटिव में शुरुआत में आएगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट लेगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं, इतने से ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही सारी चीजें हैं जो आपको डिटेल से जाननी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। शेयर कर दीजिए थोड़ा सा वीडियो को, अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज शेयर कर दीजिए।
मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टू वेरी, सो दैट और सच दैट में क्या डिफरेंस है। इन चारों का यूज हम कहां पे करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे सच दैट का क्या यूज है। ध्यान से देखो, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, की, ये मीनिंग होती है इसकी दोस्तों। जैसे ही सच अ पर्सन, वो इस प्रकार का इंसान है कि नन कैन ट्रस्ट हिम, कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। तो आप जब कभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि वो इस प्रकार का इंसान है, वो इस प्रकार की जगह है कि वहां पर रहना सेफ नहीं हो सकता, वो इस प्रकार के लोग हैं कि उनसे बात करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, वो इस प्रकार का लड़का है कि उससे कोई भी इंसान उसको देखना तक पसंद नहीं करता, वो इस प्रकार की सोसाइटी है कि, वो इस प्रकार की बिल्डिंग है कि, वो इस प्रकार का स्टेट है कि, वो इस प्रकार की गवर्नमेंट है कि, ये इस प्रकार की लाइन जब हम बोलते हैं ना, तो हमें इंग्लिश में लिखना पड़ता है सच दैट। सच दैट की केस में दो बातें हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहला, ये सच जो है, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन आता है। जैसे यहाँ पे देखो पर्सन लिखा हुआ है ना, तो पर्सन नाउन ही तो है, तो सच के बाद हमें दोनों टाइप का नाउन लिखना है। बस एक बात का याद रखें कि जब आप सिंगुलर नाउन लिख रहे हो काउंटेबल में, तो आर्टिकल ए एन लगा के आप लिखें, और या तो प्लूरल नाउन लिख दें। दो कंडीशन आपके पास है। जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं ही इज सच, अब ये पर्सन आपने लिखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल मैंडेटरी है। बिना आर्टिकल के सच कभी भी नाउन लेगा ही नहीं सिंगुलर काउंटेबल में, तो इसलिए सच ऑफ पर्सन ही होगा दोस्तों, ये दिमाग में जाने दे। या दूसरा क्या बन सकता था, यहाँ पे ही की जगह पर दे लिखा होता और सेंटेंस होता दे आर सच, दे आर सच। अब दे प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पर पीपल लिखेंगे, दे आर सच पीपल दैट नन कैन ट्रस्ट हिम, दैट नन कैन ट्रस्ट हिम। तो हम ये भी बोल सकते थे, ये दूसरा सेंटेंस आपके सामने, यानी सच के बाद या तो आप प्लूरल नाउन लिखो, या तो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आर्टिकल आ या एन लगा के लिखो। ये दो कंडीशन बनेगी, दोनों याद रहना चाहिए। तो सच दैट हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा भी सच दैट ही है, इसको भी देख ली, ही इज सच एन इंटेलिजेंट मैन। अब आप यहां पर भी देखिए वही चीज है, आपका मैन के लिए आपने लिखा है, तो आप वैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने पर आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो गाइज इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट उम्मीद करता हूं सच दैट अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको आगे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, केवल किसी के बारे में बताना है कि ये बहुत ही ये है ना, जैसे वो बहुत ही स्मार्ट है, ये बहुत ही होशियार है, वो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, ये बहुत ही लो किस्म के इंसान है, तो हम उस बहुत के लिए वेरी लिखते हैं। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी क्लेवर, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। सो ये वेरी शब्द का हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के लिए। क्लियर हुआ? यानी जब हमें आगे नहीं लिखना, जैसे अगर आपने यहां पर वेरी लिखा है, तो आप आगे ये नहीं लिख सकते कि आप दैट लगाएं फिर सब्जेक्ट लिखें फिर वो, ये नहीं होगा, तभी वेरी आएगा। और अगर ये होगा, तो माय डियर स्टूडेंट फिर उस कंडीशन में सो आएगा, क्योंकि सो और वेरी दोनों एक ही मीनिंग के वर्ड्स होते हैं जब आप इस प्रकार की इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा वो बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही सुंदर है, तो ही इज वेरी हैंडसम। ठीक, वो बहुत ही सुंदर है, ही इज वेरी हैंडसम। लेकिन अगर आपने कहा वो बहुत ही सुंदर है कि हर कोई उसे देखना चाहता है या हर कोई उससे मिलना चाहता है, तो आप नहीं कहेंगे कि ही इज वेरी हैंडसम दैट एवरीवन वांट्स टू मीट हिम। नो, ही इज सो हैंडसम दैट एवरीवन वांट्स टू मीट हिम। यानी जब आपको दैट लगा के आगे बात कहनी हो, तो आप फिर वहां से वेरी हटा के सो का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट में यही तो गेम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट किसी प्रकार का है। सो दैट के बारे में पहले सीख लीजिए, फिर उसके बाद टू टू का सिखाऊंगा। तो देखिए सो दैट, मैंने बताया ना कि सो दैट यहां पर है। जैसे द सन वाज सो ब्राइट, सूरज इतना ज्यादा ब्राइट था कि आई हैड टू वियर सन ग्लासेस, कि मुझे सन ग्लासेस वियर करनी पड़ी। शी वॉज सो एक्साइटेड, वो इतनी एक्साइटेड थी दैट शी कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग, कोई वो स्माइल किए बिना नहीं रह सकी। द मूवी वॉज सो बोरिंग, मूवी इतनी बोरिंग थी कि, मतलब आप ध्यान से देखो तो इतना, इतनी और इसके साथ में की, ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है। दैट आई फेल स्लीप हाफ वे थ्रू, कि मैं आधे में ही सो गया। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग, किताब इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि आई फिनिश्ड इट इन वन डे, मैंने इसे एक दिन में खत्म कर दिया।
द रूम वॉज सो क्वाइट, रूम इतना शांत था कि यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप, अब एक पिन ड्रॉप भी सुन सकते थे। शी इज सो केयरलेस, वो इतनी केयरलेस है कि शी कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क, वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकी। ही इज सो इंटेलिजेंट अ मैन, अच्छा एक और पॉइंट ध्यान से देखिए, ही इज सो इंटेलिजेंट अ मैन दैट ही विल सॉल्व दिस पेपर, कि वो इस पेपर को सॉल्व कर सकता है। आपको एक पॉइंट, बहुत ही बारीक पॉइंट बता रहा हूं, आपने देखा सो के साथ भी दैट आया और सच के साथ भी दैट आया, बैक साइड हो, आपने देखा सो के साथ भी दैट आया और आपका सच के साथ भी दैट आया, दोनों के साथ दैट का इस्तेमाल हुआ। आपको दोनों शब्दों के बाद क्या लिखना है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहां पर सो और सच के केस में हमें यहां पे क्या लिखना है, ये पहले देखो, दैट के बाद तो दोनों में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना है, ये तो दोनों का फिक्स है, ठीक है। यहां पर थोड़ा समझ लो, देखो भाई सो के बाद हमें एडजेक्टिव लिखना होता है, ठीक, सच के बाद हमें नाउन लिखना होता है। पहली बात, सो के बाद एडजेक्टिव चाहिए, सच के बाद हमें नाउन चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सच खुद एडजेक्टिव है और सो एक एडवर्ब होता है। तो एक पॉइंट ये, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, मान लीजिए आपने सो के बाद लिख दिया एडजेक्टिव प्लस नाउन, और सच के बाद भी आपने लिख दिया एडजेक्टिव प्लस नाउन, दोनों के बाद आपने एडजेक्टिव प्लस नाउन लिख दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों एक बात जो बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूं, इसको थोड़ा गौर फरमाइएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये नाउन के सिंगुलर काउंटेबल होने पर इसके साथ आर्टिकल ए या एन कोई ना कोई एक लगाना पड़ेगा, जो कि फैक्ट है। तो रूल ये कहता है कि जब आप सो के साथ वाला लिख रहे होंगे तो बेटा आर्टिकल आपको नाउन से पहले लिखना पड़ेगा, और सच के साथ आप लिख रहे होंगे तो आर्टिकल आपको एडजेक्टिव के पहले लिखना पड़ेगा। एक ये पॉइंट दिमाग में लॉक कर लीजिए, कुछ अलग ही सीख रहे हैं आज आप मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आपने सो, जैसे आपने कहा सो के बाद इंटेलिजेंट बॉय आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट अ बॉय दैट, आगे की बात कही जाएगी। और सच के बाद लिखना होगा तो आप लिखेंगे SUCH, सच एन इंटेलिजेंट बॉय। दोनों में फर्क समझ लीजिए अच्छे से, सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट, आगे जो कुछ भी कहना है। तो यहां पे आपके आर्टिकल की पोजीशन यहां पे बदल जाएगी दोस्तों, ठीक है। सो के बाद डायरेक्ट बाद एडजेक्टिव आता है, नाउन है तो आर्टिकल नाउन से पहले लगाइए, सच के डायरेक्ट बाद आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन चाहिए। मतलब ये बात लॉक करिए दिमाग में, बच्चे लोग भूल जाते हैं और यहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं और यही गलती हो जाएगी अगर यहाँ पे आपने लगाया तो, ठीक है दोस्तों। सो के केस में तो सो इंटेलिजेंट अ बॉय दैट और सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट। क्लियर हो गया, बात समझ में आई तो बोलो यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी, लाउड एंड क्लियर। कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट बोल के दिखाइए, बात समझ में आई तो जल्दी से बताइए, सब कुछ क्लियर हो गया हो तो। हरी अप एवरीबॉडी, प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने ये पॉइंट कर लिया था, सो दैट का पॉइंट कर लिया। अब आता है टू टू। प्यारे बच्चों इसको भी ध्यान से देखो, एक्चुअली टू टू जो है ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव एडवर्ब होता है। तो इसलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपको इस वाले के सेंटेंस में कोई भी दूसरा नॉट नहीं लगाना है, इस वाली क्लॉज में कोई दूसरा नॉट नहीं लगाना है, और टू टू का इस्तेमाल तभी करना है, इसकी मीनिंग भी सो दैट जैसी ही होती है ना, इसका मतलब भी वही होता है, इतना की। लेकिन टू टू का इस्तेमाल तब करना है जब आप इतना की के बाद कुछ नहीं शब्द बोलना चाहते हो। जैसे आप ध्यान से सुनिए, मतलब नहीं आप बोले लेकिन नॉट ना लगाएं। सुनिए फिर से, नहीं बोलना है बट नॉट यूज नहीं करना है। जैसे द बॉक्स इज टू हैवी, बॉक्स इतना ज्यादा भारी है कि टू लिफ्ट बाय माई सेल्फ, कि ये मेरे द्वारा नहीं उठाया जा सकता। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट बाय माई सेल्फ, बॉक्स इतना ज्यादा हैवी है कि मेरे द्वारा नहीं उठाया जा सकता। तो नहीं आया ना, हम यहाँ पे टू टू लगा सकते हैं। टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव लगाइए और टीओ के बाद मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। गॉट इट। ही इज टू यंग टू वॉच दिस स्केरी मूवी, वो इतना यंग है कि वो इस स्केरी मूवी, इस डरावनी मूवी को नहीं देख सकता है। आप नहीं बोलेंगे लेकिन नॉट नहीं लिखेंगे, बात समझ पा रहे हैं दोस्तों।
फिर अगला है इट इज टू अर्ली टू कॉल हर, वो इतना जल्दी है कि उसे कॉल नहीं किया जा सकता है। शी माइट स्टिल बी अस्लीप, वो अभी भी सो रही हो सकती है। द म्यूजिक वॉज टू लाउड टू टॉक ओवर, म्यूजिक इतना ज्यादा तेज था कि बात नहीं की जा सकती थी। आई वॉज टू एक्साइटेड टू स्लीप द नाइट बिफोर द ट्रिप, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं नहीं सो सका उस रात बिफोर द ट्रिप, ट्रिप के पहले। समझ में आ रहा है ना? ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वॉक नहीं कर सकता। तो आप ये जो नहीं शब्द यूज कर रहे हैं ना, ये नहीं का भाव उस टी डबल ओ की वजह से आ रहा है, बाकी नहीं के लिए नॉट नहीं लिख सकते आप। समझ में आ गया? तो टी डबल ओ टी ओ तभी लगाना है जब आपकी बात आगे नकारात्मक कहनी हो। अगर नकारात्मक नहीं कहनी तो सो दैट लगाइएगा। क्लियर हुआ? आगे नकारात्मक कहनी है तो टू टू लगा सकते हैं, सो दैट लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। और अगर नहीं कहनी नकारात्मक तो कभी भी टू टू मत लगाना। टू टू नेगेटिव ही होता है दोस्तों। गॉट इट एवरीवन? भूलेगा तो नहीं? उम्मीद करता हूं चीजें आपको याद रहेगी, याद रहेगी ना? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने यहां तक कर लिया, इसके बाद आज बहुत ही स्पेशल केस है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। टू मच और मच टू में क्या अंतर है? पहले तो इन दोनों की मीनिंग समझो। टू मच, दिस इज टू मच ब्रो, यानी कि ये बहुत ज्यादा है ना? नाउ दिस इज टू मच, तो बहुत ज्यादा। बोल देना हम लोग टू मच टू मच। अब सवाल ये है कि टू मच और मच टू कब हमें लगाना है, तो बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। टू मच का इस्तेमाल अगर कोई नाउन बहुत ज्यादा है, कोई नाउन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लगाना है। जैसे आपने कहा चीनी बहुत ज्यादा है, खबर बहुत ज्यादा है ना? टाइम बहुत ज्यादा है, उसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, ये सब बहुत ज्यादा हुए ना, तो आप टू मच लगाएंगे। इसीलिए टू मच शुगर, टू मच इंफॉर्मेशन, टू मच टाइम, टू मच मनी, टू मच क्वायरी, टू मच आस्किंग, टू मच टू मच टू मच टू मच टू मच टू मच, जहां भी नाउन आए आप उसके लिए टू मच का ही इस्तेमाल करेंगे। मच टू का इस्तेमाल कहां करेंगे? कोई एडजेक्टिव बहुत ज्यादा है, जैसे वो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज्यादा लंबा है, वो बहुत ज्यादा टॉल है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा होशियार है, वो बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? ये सब कुछ एडजेक्टिव है दोस्तों। सो इन सारे केसेस में आपको मच टू लगाना है। इट इज मच टू कोल्ड आउटसाइड, यानी आउटसाइड मौसम मच टू कोल्ड है, क्योंकि कोल्ड एडजेक्टिव है। देयर इज टू मच नॉइज, नॉइज एक नाउन है। अब आपका नॉइज नाउन है तो आप लिखेंगे टू मच नॉइज, और अगर नॉइज की जगह पे नॉइजी लिख दीजिए तो नॉइजी आपका एडजेक्टिव है, तो आप लिखेंगे मच टू नॉइजी। समझ पा रहे हैं? मच टू नॉइजी, टू मच नॉइज, क्योंकि नॉइज आपका नाउन है और नॉइजी आपका एडजेक्टिव है। ऐसे करके चीजों को समझ के चलो। फिर अगला पॉइंट है द सूटकेस इज मच टू हैवी। हैवी आपका सूटकेस है तो एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव के लिए आपको मच टू लगाना है, मच टू लगा हुआ है। ही स्पेंड टू मच टाइम, टाइम एक नाउन है तो टू मच आया। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई नाउन बहुत ज्यादा है तो टू मच लगाना है, कोई एडजेक्टिव बहुत ज्यादा है तो मच टू लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई तो बोलो यस सर। बोलो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जोर से बोलो यस सर। टू मच हमेशा नाउन के लिए होता है, मच टू हमेशा एडजेक्टिव के लिए। इवन एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के लिए भी लगा सकते हो, पार्टिसिपल्स वाले एडजेक्टिव्स भी चला सकते हो। तो हर जगह पे आप मच टू लगाएं सिवाय नाउन के साथ। राइट एवरीबॉडी? भूलेंगे तो नहीं? जैसे टू मच नॉइज हुआ, मच टू नॉइजी हुआ, टू मच पेन हुआ, मच टू पेनफुल हुआ, मच टू पेनफुल हुआ क्योंकि पेनफुल एडजेक्टिव है। टू मच डिफिकल्टी हुई, मच टू डिफिकल्ट हुआ, टू मच डिफिकल्टी हुआ और मच टू डिफिकल्ट हुआ। समझ पा रहे हैं? डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव है और डिफिकल्टी आपका नाउन है। ठीक है, सिंपल है ना? कितना आसानी से हो गया। बस ये पॉइंट ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, राइट? और कल तो 75 की सीरीज आएगी, मजा ही आ जाएगा आप सबको। मेरे भाइयों बहनों अगला पॉइंट देखिए, वेरी और मच में क्या अंतर है? वेरी मच में क्या अंतर है? दो तीन अंतर होता है भाई साहब। सबसे पहले दोनों को एडजेक्टिव के साथ लगाओ। तो एडजेक्टिव के साथ वेरी और मच के इस्तेमाल में हमेशा एक बात याद रखना, वेरी को लगा दो पॉजिटिव डिग्री के साथ,
मच को लगा दो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और वेरी मच दोनों इकट्ठा लगा दो। अब आप देखो, जैसे वेरी के डायरेक्ट बाद डिग्री है तो पॉजिटिव आएगा, मच के डायरेक्ट बाद है तो कंपैरेटिव आएगा। वेरी मच के डायरेक्ट बाद लिख रहे हो तो मच के बाद ही तो हुआ, तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव लगा दो। एग्जाम्पल से समझो, जैसे आपने कहा वेरी गुड, अगर यही गुड आपका बेटर हो जाएगा तो कभी भी वेरी बेटर नहीं होगा, फिर हो जाएगा मच बेटर, राइट। और अगर आपने बेटर शब्द लिख दिया तो वेरी मच बेटर भी आप कहोगे, क्यों? क्योंकि मच के डायरेक्ट बाद लग रहा है ना। सो एडजेक्टिव में ये गेम हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री देखिए, सुपरलेटिव डिग्री आप अच्छे से जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में आपको एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दा यूज करना होता है ना। तो इनमें दा के साथ का खेला है, जैसे दा का यूज करते हैं वेरी से पहले, द वेरी बेस्ट, और मच द बेस्ट, ऐसे होता है। थोड़ा सा बस ये कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, जैसे मच के बाद दा लगाएंगे सुपरलेटिव वाला, और वेरी से पहले दा लगा देंगे सुपरलेटिव वाला। ये सिंपल सा फंडा है। जैसे द वेरी बेस्ट, द वेरी स्मार्टेस्ट, द वेरी टॉलेस्ट, द वेरी मोस्ट इंटेलिजेंट, द वेरी क्लेवरेस्ट, मतलब द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। और मच के केस में द आर्टिकल के पहले मच, जैसे मच द बेस्ट, मच द स्मार्टेस्ट, मच द वाइजेस्ट, मच द क्लेवरेस्ट, मच द टॉलेस्ट, यानी मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो एडजेक्टिव के साथ आपके मच और वेरी के इस्तेमाल को तीनों डिग्री में आपने बांट के समझ लिया, ठीक है? क्लियर हो गया तीनों डिग्री का। अब एक बात और आती है आपकी वर्ब के साथ। मेरे प्यारे भाइयों, वेरी, जैसे आप सोचो, आपको रटना नहीं है, आप ऐसे सोचो, जैसे आप कभी भी देखते होंगे कि मूवी देख कर आई तो आप कहते हो कि यार मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग आईएनजी, तो वेरी आप लगाओ आईएनजी के साथ। तो थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगा दो? मच। यार वो बहुत ज्यादा तुम में इंटरेस्टेड है, अरे यार वो बहुत ज्यादा तुम में इंटरेस्टेड है, यानी ही इज मच इंटरेस्टेड इन यू। सो मच इंटरेस्टेड और वेरी इंटरेस्टिंग, बात समझ पा रहे हो? मच इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टिंग, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को मच दे दीजिए और आईएनजी को वेरी दे दीजिए। सिंपल सा फंडा है, थोड़े से एक्सेप्शन को छोड़कर, ठीक है? जैसे एक्सेप्शन में है कि लिमिटेड, टायर्ड, प्लीज्ड, फ्राइटेंड, ड्रंक, बोर्ड, शॉक्ड, कंटेंटेड, डिलाइटेड और डिजेक्टेड, इन सारे शब्दों के साथ आपको वेरी लगाना है। ये एक्सेप्शनल पार्ट है, बाकी हर जगह के थर्ड फॉर्म के साथ मच लगाते हैं। बस यहां पर जैसे वेरी लिमिटेड स्टॉक, है ना? वेरी टायर्ड, यार टुडे आई एम वेरी टायर्ड, सॉरी यार आई कांट कम। वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज, ही इज वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। He was very frightened to see the ghost. Oh my God, very frightened. He is very drunk. I'm very bored. So guys, very plus ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। बाकी हर जगह पर वेरी को आईएनजी के साथ और मच को ही थर्ड फॉर्म के साथ लगाइएगा, भूलेंगे तो नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को दिमाग में लॉक करें। वेरी, जैसे आप स्कूल में आपको क्या मिलता है? गुड मिलता है, तो वेरी गुड, है ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो वेरी गुड हो गया, है ना? तो जब वेरी गुड हो गया तो गुड पॉजिटिव डिग्री, तो कोई भी पॉजिटिव डिग्री हो। वेरी इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वेरी स्मार्ट लग रहे हो, हाँ, अपनी दाढ़ी कटा के वेरी स्मार्ट लग रहे हो, वेरी हैंडसम लग रहे हो, वेरी हैंडसम, हाँ, दाढ़ी कटा दिया तो वेरी हैंडसम लग रहा है, वाह। सो ये चीजें हमेशा ध्यान रखें कि पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी, तो कंपैरेटिव मच जाएगा, और सुपरलेटिव में दोनों आएगा, जिसमें वेरी को दा के बाद और मच को दा के पहले लगा। सिंपल सा फंडा है, बस हो गया, कुछ है थोड़ी ना इसमें। यहां तक क्लियर हो गया एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। यहां तक क्लियर हो गया सबको अच्छे से? कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? सभी बताएं। दीपांशु, रोहित, हरि, मनोरंजन, वरुण, क्लियर हुआ सभी को? लवली गाइस, नाउ मूविंग फॉरदर, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एडवर्ब है दोस्तों फेयरली और रेदर में क्या डिफरेंस है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। फेयरली और रेदर, इनके लिए कोई एडजेक्टिव बटा नहीं है, बल्कि उस एडजेक्टिव का उसके नाउन के साथ इस्तेमाल के हिसाब से लगाना है। कोई भी एडजेक्टिव उठा लीजिए, जैसे कोल्ड है, अब इसके साथ आप फेयरली भी लगा सकते हो और इसके साथ आप रेदर भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। फेयरली भी आता है और रेदर भी आता है, दोनों ही आता है दोस्तों, बस किसके होने पर क्या आएगा वो समझिए।
मेरे भाई हर एक एडजेक्टिव जब कभी भी आप इस्तेमाल करते हो किसी नाउन के लिए, तो आपको ये देखना है कि वो पर्टिकुलर एडजेक्टिव उस पर्टिकुलर नाउन के साथ गुड सेंस में है, उसके लिए फेवरेबल है, अच्छे सेंस में है, बढ़िया सेंस में है। ऐसा तो नहीं कि तकलीफ में हो, तकलीफ में ना हो तो फेयरली लगा दें। और रेदर तब लगाएं जब वही एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए बैड सेंस में हो, अनफेवरेबल हो, अनप्लीजेंट हो, तकलीफ में हो तो रेदर लगा दें। ऐसा लग रहा है जैसे रेदर गदर, है ना, और फेयरली फेयर एंड लवली, थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। जैसे अब यही कोल्ड शब्द है, अगर कोल्ड मौसम हो जाए, कोल्ड वेदर हो जाए, तो भाई ठंडा मौसम किसको पसंद है, एकदम कड़कड़ाती ठंड, तो ये हो जाएगा रैदर कोल्ड। क्या हो जाएगा, रैदर कोल्ड। लेकिन अगर आपकी कोल्ड आइसक्रीम है, तो भाई आइसक्रीम तो कोल्ड ही चाहिए ना, तो आप क्या लिखोगे, फेयरली कोल्ड। मतलब वही कोल्ड शब्द फेयरली भी हो गया और वही कोल्ड शब्द रैदर भी हो गया। क्यों, क्योंकि कोल्ड मौसम नहीं चाहिए, लेकिन कोल्ड आइसक्रीम तो चाहिए भाई साहब। समझ गए ना फर्क। तो यही चीज है, एवरीवन नोज हिम फेयरली वेल, उसे सब कोई अच्छे से जानता है। इट वॉज रैदर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत है कठिन है भैया, तो रैदर लगा दिया। ही डिड फेयरली वेल ऑन हिज एग्जाम, एग्जाम में उसने अच्छा किया तो फेयरली लगा दिया। द वेदर टुडे इज रैदर चिली, चिली है, बहुत ज्यादा चिली है। देखो चिली में याद रखना CHILLY होता है ठंडा वाला, बहुत ठंडा। और एक होता है CHILLI, इसका मतलब होता है मिर्ची वाला, चिली ये मिर्च होता है। ठीक है, तो होमोफोन्स भी पढ़ते चलिए। सो यू माइट वांट टू वियर अ हैवी जैकेट। सो गाइस हमेशा इस तरीके से ध्यान रखें। ठीक है, आगे बात समझ में। फेयरली पॉजिटिव और फेवरेबल प्लीजेंट चीजों के लिए, और रैदर नेगेटिव अनप्लीजेंट अनफेवरेबल चीजों के लिए। नेगेटिव मतलब रैदर जो है एक प्रकार से नकारात्मक हो गया, और फेयरली आपका सकारात्मक हो गया। अब ऐसे भी याद रख सकते हो, फेयरली, फेयर एंड लवली। देखो फेयर एंड लवली लगा के आदमी गोरा चिकना हो जाता है, हाँ जी। तो ऐसे ध्यान रहना चाहिए। मेरे भाइयों अगला है कि नेवर यूज डबल नेगेटिव। ये तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, जब मैंने आपको एडवर्ब ऑफ नेगेटिव पढ़ाया था, कि डबल नेगेटिव कभी नहीं लगाना, किसी भी तरीके से नहीं लगाना। जैसे ही हार्डली नैरेट नथिंग, नथिंग भी लिख दिया और हार्डली भी लिख दिया, गलत हो गया। तो ही हार्डली नैरेट एनीथिंग, अब लिख दो, अब चलेगा। किसी भी प्रकार से दो नकारात्मक शब्द नहीं आने चाहिए। मेरी बात फिर से सुनिए, किसी भी प्रकार के दो नकारात्मक शब्द एक क्लॉज में नहीं आने चाहिए। जैसे ये कुछ आपने बेसिक चीज देखा, ऐसे बहुत से नकारात्मक शब्द होते हैं, जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया। देखो सब के सब नेगेटिव हैं। नो वन हो गया, है ना, उसके बाद नीदर हो गया, नन हो गया, उसके बाद आपके सेमी नेगेटिव में ले लीजिए, हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, बेयरली है, सेल्डम है, लिटिल, फ्यू, आ लिटिल, आ फ्यू, दा लिटिल, दा फ्यू मत लेना, केवल लिटिल और केवल फ्यू। ठीक है, ये सारे शब्द हमारे नेगेटिव होते हैं, तो इनको कभी भी डबल डबल करके यूज मत करना। और इतने ही नहीं, और भी हैं, और भी देखो। डिनाय, ये भी तो नकारात्मक है। डिनाय मना कर दिया, ना, प्रिवेंट रोकना, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके वाली क्लॉज भी लेस्ट के साथ, ये हमने आपको मोडाल में पढ़ाया है, शुड का यूज होता है और ये वाली क्लॉज नेगेटिव नहीं करते। अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, प्रोहिबिट है, बोथ है, बोथ के साथ भी दूसरा नकारात्मक नहीं लगाते, फॉरबिड के साथ भी नहीं लगाते। बोथ को छोड़ के बाकी ये सब नकारात्मक ही तो है, इनके साथ दूसरा नेगेटिव नहीं यूज करते। माय फादर फॉरबेड मी टू टॉक टू हर। अब फॉरबेड मी के साथ आप यहाँ पे नॉट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, फॉरबेड मी नॉट टू टॉक टू हर गलत है। वर्क हार्ड अंटिल यू सक्सीड, अंटिल यू डोंट सक्सीड लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा इनकी वाली क्लॉज नकारात्मक होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। हाँ, कुछ फ्रेजेस हैं आपके, जैसे ये सेल्डम और नेवर। अब आप ये सोचें कि सर सेल्डम और नेवर दोनों तो नेगेटिव है। भाई ये सिंगल फ्रेज है, ये वन फ्रेज है। आप फ्रेज में अगर वो दो वर्ड से बना है, तीन वर्ड से बना है, तो बना रहने दो। आप अलग अलग से अपने से फ्रेज ना बनाना। जैसे सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ एवर होता है, इफ एनीथिंग होता है, लिटिल और नथिंग होता है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो एज इट इज रहते हैं, इसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा, ये अपने आप जुड़ा जुड़ाया था दोस्तों।
अब आपके इनमें एग्जाम में एरर क्या बनेगी बाबू, हमेशा ध्यान रखें सेल्डम और नेवर यही होना चाहिए। एग्जाम में लिख देगा सेल्डम और एवर, और वो गलत है। और सेल्डम इफ एवर होता है। आप याद कैसे करोगे, सेल्डम इफ, सेल्डम के साथ इफ एवर, ऐसा लग रहा है जैसे मैच कर रहा है, इफ एवर इफ एवर इफ एवर इफ एवर इफ एवर, है ना, इफ एवर। तो इफ एवर हो गया तो दूसरा वाला और नेवर हो ही जाएगा, समझ गए ना, और नेवर। और इफ एवर इफ एवर इफ एवर याद कर लो तो और नेवर, मैंने भी ऐसे ही याद किया कि इफ एवर याद हो गया तो दूसरा वाला और नेवर है, सिंपल है। तो सेल्डम इफ एवर ये फ्रेज होना चाहिए, फिर इफ एनीथिंग हो गया, लिटिल और नथिंग हो गया, ऐसे फ्रेज होना चाहिए। अब जैसे दस ही सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर होता है, सही है, टॉक्स टू हिज फादर, द सीबीआई फाइंड कैन फाइंड लिटिल और नथिंग रॉन्ग विद हिम। तो ऐसे पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। अगला है लेट और लेटली में क्या अंतर है, इनकी मीनिंग अलग है दोस्तों। आपको पढ़ाया मैंने ना पिछली क्लास में कि लेट जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही होता है। अच्छा आज पढ़ाया जाएगा शायद, लेट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही होता है, लेकिन लेटली केवल एडवर्ब होता है। दोनों में अंतर है, लेट का मतलब होता है लेट से, देर से, और लेटली होता है हाल ही में, तुरंत तुरंत। माय बॉस डज नॉट लाइक लेट कमर्स, लेट कमर्स को नहीं पसंद करता है। यहाँ पे लेट एडजेक्टिव है क्योंकि एक नाउन के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे लेट मतलब देर से आने वालों। द ट्रेन गोइंग टू मनाली हैज अराइव्ड लेट, अराइव्ड लेट, ये लेट यहाँ पे एडवर्ब है इस वर्ब के लिए दोस्तों। और तीसरे में हैव यू विजिटेड एनी प्लेस लेटली, लेटली का मतलब हो गया हाल ही में, क्या तुमने हाल ही में कोई प्लेस विजिट किया है, तो एक प्रकार से थोड़ा रिसेंटली जैसा मीनिंग हो जाता है दोस्तों, रिसेंटली, रिसेंटली जैसा मीनिंग हो जाता है। सो लेट और लेटली में अंतर है उनकी मीनिंग का, ये याद रखें। ये नहीं कि लेट का लेटली एडवर्ब बन गया, नहीं, लेट का लेटली एडवर्ब नहीं होता, हार्ड का हार्डली एडवर्ब नहीं होता, बल्कि लेट अलग एडवर्ब है और लेटली अलग एडवर्ब है, दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। तो वर्ड मीनिंग है यार, याद रखिए इनको, भूलेंगे तो नहीं, मत भूलिएगा, ठीक है बच्चे। आपको एक चीज पता है, मैंने जब वर्ब के साथ एडवर्ब लगाना सिखाया तो मैंने कहा वर्ब के बाद आपको एडवर्ब लगाते हैं, या तो कुछ जगहों पे वर्ब के पहले भी लगा देते हैं, यही सिखाया ना मैंने, कुछ जगहों पे पहले भी लगा देते पैसिव वॉइस वगैरह में, राइट। अब अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के बाद या पहले लगेगा, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के बाद या पहले लगेगा, आईएनजी की फॉर्म है तो या तो बाद या पहले लगेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर वर्ब की 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो बेटा इसके पहले या इसके बाद लगेगा, इसके बीच में मत लगा। ये रूल वही कहता है कि वर्ब के पहले या बाद में लगाना है ना, बीच में थोड़ी घुसेड़ देंगे आप। जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट, अब टू ग्रांट है, बीच में काइंडली भर दिया, गलत है। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी, जो कुछ भी है, समझ रहे हैं ना। दिस विल इनेबल यू टू क्विकली सॉल्व, आपने टू सॉल्व के बीच में क्विकली भर दिया, गलत है, टू सॉल्व दिस पजल क्विकली, ये होना चाहिए। सो बीच में ना लगाए, या तो पहले या तो बाद में, बीच में क्यों लगा रहे हैं, समझ गए ना। सो वर्ब आपकी 6 प्रकार की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी एस और यस और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, 6 फॉर्म की वर्ब आपकी होती है, ये 6 फॉर्म्स के या तो पहले या तो बाद, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अगला कुछ पॉइंट है कि रिस्पेक्ट, नो, पोर्ट्रे, 2 बार रिस्पेक्ट हो गया, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू, डिपिक्ट आदि के साथ एज प्रयोग करें। जैसे आई रिगार्ड हर एज माय सिस्टर, तो रिगार्ड के साथ एज आता है, इंग्लिश हैज बीन डिफाइंड एज द डिमांड ऑफ द डे, तो आपको रिस्पेक्ट एज, नो एज, पोर्ट्रे एज, ट्रीट एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, व्यू एज, डिपिक्ट एज, इन शब्दों के साथ एज का इस्तेमाल करें। थोड़े से वर्ड्स हैं, याद कर लीजिएगा यार, कुछ ज्यादा तो है नहीं, है ना, थोड़े से वर्ड्स हैं यार, टोटल 8 तो है ही है कुल। रिस्पेक्ट, नो, पोर्ट्रे, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू एंड डिपिक्ट, 8 वर्ड्स हैं। इनको जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप किसी को अगर इस ग्रुप में जैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी के जैसा, तो आप उसके साथ हमेशा एज लगाएं। इन केस में आपको एज लगाना है। अभी आगे कुछ वर्ब्स मैं आपको दूंगा, उनके साथ एज नहीं लगाना, 2 केसेस बने। अब देखो बाबू, आपको कल मैंने मैनर, प्लेस, टाइम पढ़ाया, ठीक। आप हमेशा कभी भी सेंटेंस में अगर मैनर, प्लेस और टाइम एक साथ आए तो हमेशा मैनर को सबसे पहले, उसके बाद में प्लेस और लास्ट में टाइम लिखिएगा। जैसे आई वॉक, तो साइलेंटली आपका मैनर है,
एट माई ऑफिस ये आपकी प्लेस है, तो मैनर के बाद प्लेस आया, और अगर आप टाइम लिखोगे तो यहां पर आप टाइम लिख दो, ये आपका टाइम हो जाएगा। आई वॉक साइलेंटली एट माई ऑफिस एवरी डे, एवरी डे आपका टाइम हो गया। तो एमपीटी का आपको ऑर्डर फॉलो करना है, केवल एक केस में आपको पीएमटी फॉलो करना है। हम यहां पर ध्यान से देखिए, हम एमपीटी कर रहे हैं, मैनर पहले लिख रहे हैं, तो मैनर से पहले क्या लिखा होता है, मेन वर्ब। ध्यान से सुनना, हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसके बाद हम लिखते हैं हमारा एमपीटी, एम यानी कि मैनर। तो आपकी ये वर्ब के हिसाब से हमारा यहाँ पे सबसे पहले मैनर आता है, क्योंकि हम जैसे यहाँ पे काम करने के तरीके को बता रहे हैं, तो वो तरीका बताया जाएगा पहले। लेकिन पीएमटी तब लिखना है, यानी प्लेस को सबसे पहले लिखना है, जब हम वर्ब ऐसी लिख रहे हो जो हमेशा सबसे प्रथम में प्लेस को डिमांड करे। जैसे एंटर, आप एंटर कर रहे हो तो तरीके में एंटर करोगे या किसी जगह में एंटर करोगे। आप गो, गो मतलब जाना, तो किसी जगह में आप जाओगे या किसी तरीके में घुस जाओगे, आप जगह में जाओगे ना। ऐसी कम, अराइव, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो किसी प्लेस को सबसे पहले बात करेंगे। एंटर कर रहा है तो प्लेस में एंटर करेगा, है ना। जैसे वो काम कर रहा है तो तरीका बताया जाएगा, वो काम का तरीका बता सकते हो। लेकिन एंटर, गो, कम, अराइव तो हमेशा प्लेस होगा ना सबसे पहले, इसलिए प्लेस को पहले रखते हुए फिर मैनर और टाइम का। टाइम तो दोनों ही केस में लास्ट में है, बस ये पीएम का एमपी हो कब से हो गया, जब आप ये वर्ब लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्ब हमारे प्लेस को डिनोट करता है। तो ही एंटर्ड कहां पे, अपने बेडरूम में। आपने एक बार प्लेस लिख दिया, अब आप लिखिए अपना जो मैनर है, और उसके बाद अगर आपको टाइम चाहिए तो इसके बाद आप टाइम लिख दीजिए यहाँ पे। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो एमपीटी आपका यूनिवर्सल है, हर एक वर्ब के साथ लगाना है। पीएमटी आपको तब लगाना है जब प्लेस वाली वर्ब आ जाए, जैसे एंटर, गो, कम और अराइव। समझ गए, भूलेंगे तो नहीं। एक बार कमेंट में सारे बच्चे बताएं, बात समझ में आ रही है, यस और नो। एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट में बताएं, मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो। आ रही होगी, बढ़िया। अगले में बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको कुछ वर्ब्स की लिस्ट दी जिसमें मैंने कहा उनके साथ एज लगाना है। अभी ये वर्ब ऐसी है इनके साथ एज नहीं लगाना है। चूज, मेक, अपॉइंट, कॉल, इलेक्ट, क्राउन, थिंक, कंसिडर। इनके बाद, इन 8 के बाद, वहां पे भी 8 थे और यहां पर भी 8 है, इसके साथ एज का प्रयोग ना करें। इनके साथ एज नहीं आता। क्यों बाबू, आप अगर मान लो, मैं एक वर्ब ले लेता हूँ, इलेक्ट। इलेक्शन का माहौल है, कोई एक पर्सन, कोई मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आप एज लगाते हो, एज का मतलब होता है के जैसा। अब आप उन्हें प्राइम मिनिस्टर के जैसा इलेक्ट करोगे या आप उन्हें प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करोगे। मिस्टर एक्स को प्राइम मिनिस्टर के जैसा इलेक्ट किया गया या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया, प्राइम मिनिस्टर ना, उनके जैसा थोड़ी ना बनाया गया। अगर आप कहोगे कि ये उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई और है, जबकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो वो खुद बन रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक केस में, चाहे चूज हो, मेक हो, अपॉइंट हो, और कॉल हो, इलेक्ट हो, क्राउन हो, थिंक हो, कंसीडर हो, इनका इस्तेमाल करके उस किसी इंसान को आप वो ही बनाते हो, उसके जैसा नहीं बनाते। यही कारण है कि इन वर्ब्स के साथ एज नहीं लगाते। एज लगाने का मतलब हो जाएगा कि आप किसी के जैसा बना रहे हो। राइट एवरीबॉडी, नरेंद्र मोदी जी वॉज इलेक्टेड द पीएमओ ऑफ इंडिया। इलेक्टेड एज नहीं लिख सकते, नहीं तो एज का मतलब पीएमओ कोई और हो गया, तो ये तो उनके जैसे हुए, ऐसा जबकि है नहीं। शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, उसी को बेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया कंसिडर हुआ, ना कि बेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया के जैसे कंसिडर हुआ। अगर लिख देते हो अब शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट, तो मतलब बेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया के जैसे, तो कोई और है और उससे कंपैरिजन की जा रही है, जो कि नहीं है ऐसा, इसलिए कभी भी इनके साथ एज नहीं लगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ेंगे मेरे भाइयों। पीएफटी यानी फ्रीक्वेंसी के साथ भी एक ऑर्डर होता है, ये भी सीख लीजिए। पीएफटी, एडो ऑफ प्लेस, एडो ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडो ऑफ टाइम का प्रयोग एक साथ होने पर आपको पीएफटी का सीक्वेंस फॉलो करना है। ही गोज टू हिज ऑफिस, सबसे पहले आपको प्लेस लिखना है, फिर उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है। वैसे तो फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आती है ना, वैसे तो फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले आती है, लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी को प्लेस और टाइम के चंगुल में फंसाया तो उसके बीच में जकड़ के रह जाएगी। सो आपको प्लेस पहले, फिर फ्रीक्वेंसी और लास्ट में आपको टाइम लिखना पड़ेगा। समझिए ध्यान से, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अकेला होता तो मेन वर्ब से पहले लगाया जाता। बहुत सारे होते हैं, ऑफन, ऑलवेज, नेवर,
है ना। लॉट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एड ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर देयर जिनका इस्तेमाल मेन ऑफ से पहले किया जाता है, लेकिन अब आपका प्लेस और आपका टाइम ये मेन ऑफ से पहले तो आ नहीं सकता, ये तो आएगा वही ऑब्जेक्ट के बाद। तो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे यहां पर पी एफ टी, प्लेस फ्रीक्वेंसी और टाइम। गॉट इट एवरीबॉडी, ये पॉइंट भी लॉक कर लीजिए। तो मैंने आपको ऑर्डर में 3 ऑर्डर दिए, एक दिया आपको पीएमटी, एक दिया आपको एमपीटी, एमपीटी सबसे ज्यादा है, और फिर आपका है पीएफटी। तो एमपीटी, पीएमटी, पीएफटी, पीएफटी में मैनर गायब हो गया बस, और कुछ भी नहीं। मैनर क्यों गायब हो गया? क्योंकि बाबू आप जो फ्रीक्वेंसी दर्शा रहे हो वो फ्रीक्वेंसी भी वर्ब के लिए ही तो आया हुआ है, तो मैनर क्यों लगाओगे आप? एक ही बात तो हो जाएगी वहां पे, इसलिए मैनर को गैप करके फ्रीक्वेंसी डाल दिएगा। समझ गए ना? तो ऐसे पॉइंट यहाँ पे बन जाते हैं। ये लास्ट स्लाइड है कॉन्सेप्ट का, इसके बाद प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रैक्टिस नहीं, इसके बाद लॉ ऑफ इन्वर्जन चालू। मेरे भाइयों, नन टू और ओनली टू ये भी वर्ड मीनिंग है, ध्यान से समझो। नन के साथ नॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया नॉट वेरी, ये इसकी मीनिंग होती है। और ओनली टू, केवल टू, नॉट है नहीं इसमें, तो केवल वेरी हो जाएगा इसकी मीनिंग। जो जो सकारात्मक है वो सकारात्मक में यूज करो, और जो नकारात्मक है वो नकारात्मक में यूज करो। सिंपल सा फंडा है, जो नकारात्मक है वो नकारात्मक में यूज करो, जो सकारात्मक है वो सकारात्मक में यूज करो। इन हाउसफुल 4 he had only 2 good memory, so you cannot expect him to remember everything. आप आगे कह रहे हो कि तुम नहीं उससे उम्मीद कर सकते कि सब कुछ वो प्रॉपरली याद रखे। अब अगर वो सब कुछ प्रॉपरली याद नहीं रख सकता तो उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, यानी हमें नहीं शब्द चाहिए, नहीं के लिए नॉट वेरी चाहिए, और नॉट वेरी के लिए नन टू चाहिए, आपने ओनली टू लगा दिया, गलत हो गया ना। ऐसे करके फाइंड करते हैं। और दूसरा भी ऐसी है, शी इज नन टू ब्यूटीफुल नहीं बल्कि वेरी, मतलब ओनली टू ब्यूटीफुल एंड शी विल श्योरली विन द कॉन्टेस्ट। अब वो पक्का कॉन्टेस्ट जीतेगी, इसका मतलब सुंदर है, तो पॉजिटिव हुआ ना ये, नकारात्मक क्यों कर दिया? नन हटा के यहाँ पे ओनली लगा दीजिए, बन जाएगा सेंटेंस हमारा। हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से ये वर्ड मीनिंग का केस आपको सेट करके रखना। मेरी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरे क्लियर हो गए, हाँ या ना? एक बार कमेंट में बताएं। Everybody, I want response from all of you guys. Barun, Hari, Dipanshu, Pooja, Rajendra, Booster, Manoranjan, everybody, खुशी, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट में बताएं चीजें समझ में अच्छे से आ रही है, हाँ या ना? बहुत ही अच्छे, बढ़िया। इसके बाद आता है आपका इन्वर्जन, जो कि बहुत बेसिक सी चीज है। लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या है पहले इसको समझो, ये बहुत बेसिक चीज है, ये ऐसे ही रट जाएगा। अभी देखो, लॉ ऑफ इन्वर्जन में हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, तो यही आपका कहलाता है लॉ ऑफ इन्वर्जन। आप देखो डेफिनेशन भी वही है कि पुटिंग द वर्ब को रखना बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, ही लॉ ऑफ इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस आप बनाते हो ना, जैसे आपने कहा व्हाट इज द मैटर, तो आपका ये भी तो इन्वर्जन ही हुआ, क्योंकि आपने वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा तो वो लॉ ऑफ इन्वर्जन होगा। अब ये कहां कहां पे लगता है, बस ये नियम पता होना चाहिए। जैसे अगर सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा दोस्तों। कंजंक्शन चैप्टर में इसको पढ़ाया भी है। तो नो सूनर के साथ इन्वर्जन क्यों लगा, क्यों लगा नो सूनर के साथ? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए नो सूनर के बारे में, यहां पर नो सूनर शब्द ऐसा वर्ड है जिसमें नो जुड़ा हुआ है, और नो एक नेगेटिव वर्ड है। तो अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत किसी ऐसे फ्रेज से हो रही है जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड शामिल है, वो चाहे नो हो, वो नेवर हो, नॉट हो, कोई भी नकारात्मक शब्द, तो चाहे कोई फ्रेज हो या कोई नेगेटिव सिंगल वर्ड हो, अगर आपने उससे सेंटेंस शुरुआत करी तो आपको हमेशा इन्वर्जन ही फॉलो करना पड़ेगा। ये नियम दिमाग में लॉक करें, ये 100% फॉर्मूला काम करेगा ये। ठीक है, आप जैसे नॉट ओनली लिखते हो ना, नॉट ओनली अगर आपने पूरा फ्रेज दिया तो ये फ्रेज यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं बल्कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट माना जाएगा।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, हर एक में, क्यों, क्योंकि यहां पे भी तो नॉट नेगेटिव है। सो इन्वर्जन हमारे दो प्रकार के होते हैं, पार्शियल, पार्शियल वो है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और कंप्लीट वो है जिसमें मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ठीक है, हम अभी इसको भी देख लेते हैं, जैसे हेयर कम्स द क्वीन, तो क्वीन ही कम्स है, अर्थात सब्जेक्ट से पहले जब मेन वर्ब आ जाए तो इसको कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। और हेयर और ऐसे ही देयर से भी बनता है, देयर गोज द किंग, तो आपका ये जो सब्जेक्ट है इसके पहले गोज हो गया आपकी मेन। सो गाइज, आपके कंप्लीट इन्वर्जन की शुरुआत केवल हेयर या देयर से होगी। बाकी पार्शियल इन्वर्जन में हमेशा पूरे 24 के 24 हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, पार्शियल में कोई भी हो सकता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। जैसे यहां पर देखिए सब्जेक्ट से पहले डिड लिखा है, पार्शियल इन्वर्जन है। ठीक है, सो आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन कहां कहां पे किन किन फ्रेजेस के साथ बनेगा, सुनिएगा ध्यान से। आपका फ्रेज अगर सेंटेंस में, जैसे आपने यहां पर देखा कि डिड आई क्यों लगा, इस जगह पर आई डिड ना होके डिड आई हुआ, क्यों लगा, क्योंकि शुरुआत नो सूनर से। ठीक इसी प्रकार से कुछ और भी फ्रेज होते हैं जिनसे शुरुआत होने पर हमें इन्वर्जन बना, जैसे आपका यहां पे सेल्डम है, अगर सेल्डम से सेंटेंस शुरू करोगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको हेल्पिंग और प्लस सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। बात समझ में आया, इससे शुरू करोगे तो ये करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज से शुरू करोगे तो इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। ये नेगेटिव तो हो ही गया, ये नेगेटिव तो हो ही गया। आउटसाइड द गेट रूम हाउस राउंड द कॉर्नर ओनली स्टडी, आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। अगर ओनली से कोई फ्रेज बना हुआ हो, आपका कोई भी नकारात्मक फ्रेज बना हो, आपका कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज बना हो, तो उन सब के केसेस में आप इन्वर्जन लगाएंगे। ये तीन पॉइंट याद कर लो, ऐसे ही 90% हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, प्रेपोजिशनल प्रेपोजिशनल, ये ओनली, ये नेगेटिव, ये प्रेपोजिशनल, सारे निपट गए। फिर देखो प्रेपोजिशनल नेगेटिव, अ फ्यू माइल्स बियॉन्ड द पॉस्चर टेम्पल, या कुछ भी फ्रेज के फॉर्मेट में है, ओनली हो गया, नेगेटिव हो गया, प्रेपोजिशनल है, ओनली है। देख लो सेम जा रहा है भाइयों, नेगेटिव हो गया, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, तो सारे ओनली वाले हो गए, ये आपका नेगेटिव वाला हो गया। देखो सब सेम जा रहा है, सब याद हो गया ऐसे ही, नकारात्मक नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव, सेंटेंस इनसे शुरू होगा, सब इन्वर्जन बनेगा। तब देखो रट गए, तो तीन चीजें याद कर लो, क्या क्या, आपका एक ओनली वाला फ्रेज हो, आपका कोई नकारात्मक फ्रेज हो, या आपका कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, इनसे शुरू होगा तो उसके डायरेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लिखकर सब्जेक्ट लिखिएगा। बस इतना सा फंडा है और कुछ भी नहीं है इसमें, अब इतने से ही सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। समझ में आ गया दोस्तों? तो लॉ ऑफ इन्वर्जन को सीखने के बाद, स्पेशल केसेस को सीखने के बाद, मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए पूरे 10 सवाल अभी के अभी। ये 10 क्वेश्चंस अभी कर लो और कल सुबह 8 बजे मेरे साथ 75 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज सॉल्व करो। ठीक है, मजा आ जाएगा। पीपीटी रेडी है, मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट्स पर सारे सवाल बने हुए हैं, जो कल सुबह 8 बजे शुरू करूंगा। एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, प्रैक्टिस लाइव करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम आगे पीछे कभी भी देख लेंगे, तो मेरे भाई आप भगा के देखोगे, कुछ छोड़ छोड़ के देखोगे, और छोड़ छोड़ के फिर नंबर भी आएगा एग्जाम में। इसलिए पूरा ध्यान से देखिए। आइए प्रैक्टिस चालू करते हैं आज की मात्र 10 प्रश्नों के साथ। सबसे पहला सवाल, इट इज नॉट दैट इजी टू एक्वायर टू हाई प्रोफाइल जॉब दैट मेनी कैन जस्ट आस्पायर फॉर। ध्यान से पढ़िए, इट इज नॉट दैट इजी, यह उतना आसान नहीं है, टू एक्वायर प्राप्त करना, टू हाई प्रोफाइल जॉब बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है, जो बहुत सारे लोग केवल आकांक्षा करते हैं, पाने की इच्छा जताते हैं। आपने टू के साथ दैट लगा दिया, गलत हुआ ना मेरे भाइयों। दैट किसके साथ आता है? सो के साथ, तो सो दैट लगाइए। आपको सो दैट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब कुछ लिखा है। आपका टू टू तब होता जब आप इसके बाद केवल फर्स्ट फॉर्म लिखी होती, सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आपके पास तो सब्जेक्ट है, तो दैट सही रहेगा, टू गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे सो लिखा जाएगा। तो इट इज नॉट दैट इजी टू एक्वायर सो हाई प्रोफाइल जॉब, टू एक्वायर सो हाई प्रोफाइल जॉब। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है,
It is true that a warrior is expected never to fight cowardly. बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, सोचिए और आंसर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इट इज ट्रू, ये बात सत्य है कि अ वॉरियर इज एक्सपेक्टेड, एक योद्धा से उम्मीद की जाती है, नेवर टू फाइट, कि वो कभी भी फाइट कोआर्डली ना करे। अब देखो नेवर टू फाइट साफ साफ दिख रहा है, आपकी वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफायर के रूप में एडवर्ब चाहिए, वर्ब को एडवर्ब चाहिए, COWARD, ये आपका नाउन है, और आपने नाउन के साथ LY जोड़ा तो बन गया COWARDLY, क्वार्डली। अब क्वार्डली तो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि क्वार्ड आपका नाउन है तो क्वार्डली एडजेक्टिव है, और आपको वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए, गलती। क्वार्डली का एडवर्ब फॉर्म होगा इन अ क्वार्डली मैनर, ये होगा आपका एडवर्ब, समझे? तो लिखिए इन अ क्वार्डली मैनर, इन अ क्वार्डली मैनर, इन अ क्वार्डली मैनर, ये लिखा जाएगा इन अ क्वार्डली मैनर। ठीक है, समझ गए ना क्या होगा? तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ वुमन ऑफ 40 कैन नॉट बी कॉल्ड एज ओल्ड। कॉल, अपॉइंट, मेक, क्राउन, ये बहुत सारे शब्द आपको दिए हमने। इलेक्ट, जिनके साथ एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यही पढ़ाया था ना, तो एज को रिमूव कीजिए, वी डू नॉट यूज एज विद दीज वर्ड्स, कॉल, इलेक्ट, अपॉइंट, कंसिडर, मेक, क्राउन एटसेट्रा, इनके साथ नहीं आता है दोस्तों एज, तो ये जो एज लगा दिया गया है ये एज यहाँ पे गलत है। अगला सवाल, द वेदर इज फेयरली कोल्ड, यू कैन नॉट गो आउटसाइड। स्पीड से प्यारे बच्चों, अरे जब आगे कह रहा है कि यू कैन नॉट गो आउटसाइड, आप बाहर नहीं जा सकते, तो जाहिर सी बात है कोल्ड इतना है कि भैया तकलीफ वाला हो गया। अब तकलीफ वाला हो गया तो फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल हो गया, तो फेयरली की जगह पे रेदर आएगा। द वेदर इज रेदर कोल्ड। नेक्स्ट, द वेदर ऑफ शिमला बिटवीन September एंड October इज रेदर हॉट टू गो फॉर अ पिकनिक। स्पीड से दोस्तों, सेशन को थोड़ा शेयर कर दो यार, सारे बच्चे थोड़े से लाइक करके शेयर कर दो, और जो पहली बार है यार सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से, बहुत कम बच्चे हैं क्लास में, थोड़ा लाइक एंड शेयर करो जल्दी से। सेंटेंस कहता है द वेदर ऑफ शिमला बिटवीन September एंड October, सितंबर और अक्टूबर के बीच का जो मौसम है शिमला का, वो गर्म होता है टू गो फॉर अ पिकनिक, यानी पिकनिक के लिए जा सकते हैं, तो पिकनिक के लिए जा सकते हैं, इसका मतलब है कि ये जो हॉट है मौसम, ये ठीक है, ये गड़बड़ नहीं है। जब ठीक है तो फिर रेदर क्यों लगाया, फिर तो फेयरली होना चाहिए ना, फेयरली हॉट। समझ में आ रहा है? अगला सवाल, द मैनेजर टोल्ड अस दैट ही ऑफन केम लेटली टू द ऑफिस। द मैनेजर टोल्ड अस, कि वो हमेशा ऑफिस लेट आया, लेटली क्यों लिख रहे हो, लेटली का मतलब तो हाल ही में होता है, और हमें यहां पर देर होना चाहिए, तो आपको लेटली की जगह पे लेट लिखना है। आंसर ऑप्शन सी। When the teacher checked his copy, जब टीचर ने उसकी कॉपी चेक करी, he hardly found some mistake in his exam copy, उसे मुश्किल से उसकी एग्जाम कॉपी में कुछ मिस्टेक मिली। Come on everybody, times of replace some with any, because the negative word hardly makes the sentence negative. So when the teacher checked his copy, he hardly found any mistake. मेरे प्यारे भाइयों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो सम शब्द होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो आप वहां पर एनी लगाइए। सेंटेंस हार्डली की वजह से नेगेटिव था दोस्तों, इस वजह से आपको यहाँ पे सम हटा के एनी यूज करना पड़ेगा। आठवां सवाल, we seldom or ever abuse anyone because it is unacceptable to anyone.
शेयर करिए फटाफट सारे बच्चे, इतना शानदार कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं और हर किसी तक पहुंचाने में हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। ये फ्रेज गलत है, याद आया? जब और लगाते हैं तो वहां पे नेवर होना चाहिए, या तो एवर सही है तो इफ लगा दीजिए, दोनों ही हो सकता है, लेकिन बेटा सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर ये करिए, वो गलत है। हमारी मिस्टेक है ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों। ठीक। 9, she asked him if he wrote the letter at home swiftly study. Come on everybody. बहुत ही अच्छे भाइयों, मैंने आपको भी ऑर्डर दिया था MPT, यही ऑर्डर दिया था। शी आस्क्ड हिम इफ ही, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई, लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, एट होम आपका प्लेस है, स्विफ्टली आपका मैनर है और स्टडी आपका टाइम है। PMT का ऑर्डर तब होता है जब आप प्लेस के पहले की जो वर्ब है वो आपकी होनी चाहिए एंटर, गो, कम या अराइव या रीच, है ना, ये होनी चाहिए। लेकिन आपके पास वर्ब रोट है, रोट, कोई प्लेस नहीं देगा रोट, इसलिए इसको इधर और इसको इधर कर दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एमपीटी के ऑर्डर के हिसाब से स्विफ्टली विल कम बिफोर एट होम। क्लियर हुआ? तो ही रोट द लेटर स्विफ्टली एट होम एस्टरडे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आज का आखिरी सवाल, माय सिस्टर केम टू मुंबई एग्जैक्टली 10 years बिफोर। कम ऑन एवरीबॉडी, टाइम्स अप। बेटर टू यूज एगो इन प्लेस ऑफ बिफोर, यहां से बिफोर हटा के इस जगह पर एगो लगा दीजिए। क्यों भाइयों? जो बिफोर शब्द होता है वो समय लिखने के पहले लिखा जाता है, जैसे बिफोर 10 minutes, बिफोर 10 years, तो बिफोर प्लस टाइम होता है, और एगो जो है वो एगो प्लस टाइम। तो जैसे ये टाइम आपने लिखा, उसके बाद लिखा तो एगो लिखो, और अगर ने पहले लिखा होता तो बिफोर हो जाता। ठीक है? तो इस तरीके से हमेशा इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। लीजिए 10 सवाल आपके करा दिए। वैसे स्कोर क्या आया, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिले, जैसे आज की इन प्रैक्टिस करके। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये सीरीज ऐसे स्टार्ट करी ताकि हर बच्चा पढ़ सके, जो फीस दे सकता है और जो नहीं दे सकता। जो दे सकता है वो प्लीज फीस दे दे, कुछ ना कुछ अपने से गुरु दक्षिणा के रूप में। लाइव देखें आप या रिकॉर्डेड देखें, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से देश का भला हो सकता है तो सपोर्ट करें यार। बिना सपोर्ट के संदीप सर क्या कर लेंगे फिर, है कि नहीं? सपोर्ट करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और उन्हें भी बोलें अगर अफोर्ड कर सकते हो कुछ भी। अभी यहीं पर बैच की फीस रखी होती 1000 रुपया, तो बच्चा भाग के देता है इकट्ठा करके। और अगर फीस नहीं रखी है, ये है कि अपनी इच्छा से देना है, तो बच्चे को अपनी इच्छा से देने में लगता है कि नहीं यार छोड़ो, कौन सा जबरदस्ती मांग रहे हैं संदीप सर, कर दो यार थोड़ा सा सपोर्ट, कुछ ना कुछ फीस दे दिया करो आप लोग, है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। केवल अपना गुरु दक्षिणा देकर शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी यहाँ पे हेल्प कर सके, दूसरों को भी बताएं। अच्छा लगे सेशन तो कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा 1000, 2000, 2000 जो भी दे सकते हैं दे दीजिए दोस्तों। जो सक्षम है, जो सक्षम नहीं है वो 100% फ्री में पढ़े। मैंने लिख रखा है, मैं केवल ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं लिख रखा है मैंने। उनको भी फीस देना है सेलेक्ट होने के बाद, पहली तनख्वाह से। लेकिन जो सक्षम है वो आज दे दें। पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी मन संदीप टेलीग्राम से, और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर करें, बिना शेयर किए मत जाए दोस्तों। लाइक करें, कम से कम 20 लोगों को शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप चेक करें, आपके पास 20 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें, है ना? शेयर कर दिया करें उनको। हर घर के लिए जरूरत है इंग्लिश, केवल एसएससी की तैयारी या बैंकिंग यूपीएससी की तैयारी वालों के लिए नहीं, हर किसी को चाहिए। मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ कि 5वीं कक्षा का बच्चा भी बेनिफिट ले सकता है। मेरा भांजा पढ़ता है, मेरा खुद का भांजा पढ़ता है, 6th क्लास में है शायद कि 7th में है इस बार, वो पढ़ता है, बाद में मुझसे डाउट्स पूछता है ना? सो गाइज आप लोग भी जो है, हर घर में बच्चे हैं, जरूर भेजें और सबको पढ़ने में। ठीक है? कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये क्लास, अच्छी लगी कुछ ना कुछ कमेंट में बताएं, जैसी भी लगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास का पार्ट बने रहने के लिए और मेहनत से अपने सिलेक्शन के लिए काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद दोस्तों।